पुस्तक 24 अध्याय 31 जादुई खजाने के टुकड़े। थोड़ी देर बाद जी निंग अकेले ही 10,000 खजानों के महल में चले गए और ज्वाला परी सु यूजी को अपनी संपत्ति दुनिया में प्रवेश करा दिया। आप क्या खरीदना चाहते हैं? साथी ताओवादी। जैसे ही निंग अंदर आया, एक बैंगनी वस्त्रधारी महिला साधक, जिसकी आभा एक अमर पितरी की तरह थी, ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। निंग ने अपनी निगाहों से महल को देखा। ये बैंगनी वस्त्र पहने अमर पुरुषों और महिलाओं से भरा हुआ था, जो सभी बड़े देवता या पैतृक अमर स्तर के थे। यह इस बात का प्रमाण था कि बैडलैंड्स दरबार कितना समृद्ध था। यहाँ के खजानों में प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने से लेकर दाव खजाने तक शामिल थे और उन खजानों से भरी 1000 से ज्यादा प्रदर्शन मेजें थीं। यह विशेष बैंगनी वस्त्रधारी पैतृक अमर निंग के पीछे आ गया, उसका पीछा करते हुए। मैं यहाँ खजाना बेचने आया हूँ, निंग ने मन ही मन कहा। मैं एक दाव हथियार बेच रहा हूँ। एक दाव हथियार? बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने निंग को आश्चर्य से देखा, फिर मन ही मन बोलने लगी। लगता है साथी दाववादी, साहसिक कार्य करते हुए तुमने कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कृपया मेरे पीछे आओ। जल्द ही निंग को एक साइड हॉल की ओर ले जाया गया। मेरे चाचा स्वामी शीघ्र ही आएंगे, बैंगनी वस्त्रधारी अमर ने कहा। बैडलैंड्स क्षेत्र एक विशाल स्थान था और कभी कभी कुछ बड़े देवता और पूर्वज अमर होते थे जो साहसिक कार्यों के दौरान दाव हथियार प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली होते थे। उनमें से सैकड़ों अपने साहसिक कार्यों में मर सकते थे, लेकिन कभी कभी कोई न कोई भाग्यशाली होता था। यह इतना असामान्य नहीं था और पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र के विशाल होने के कारण आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में बड़े देवताओं और पूर्वज अमरों के पास दाव हथियार थे। आमतौर पर वे दाव हथियार बेचने और अपनी जरूरत के दूसरे खजानों के लिए महल में जाते थे। दाव लॉर्ड बैडलैंड्स महल के पीछे था, उन्हें यहाँ अपनी सुरक्षा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। मामा स्वामी, बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने आदरपूर्वक पुकारा। एक सफेद वस्त्र पहने, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अंदर आया और उससे जो आभा निकल रही थी वह किसी बड़े देवता या किसी अमर पूर्वज की आभा से बिल्कुल अलग थी। निंग को शक हुआ कि यह कोई कैउस अमर होगा। वरिष्ठ, निंग ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा। बैडलैंड्स कोर्ट में भर्ती होने वाले किसी भी कैउस इमोर्टल को एक असाधारण व्यक्ति होना चाहिए। अपने दाव हथियार बाहर निकालो और मुझे देखने दो, सफेद वस्त्रधारी कैउस इमोर्टल ने मुस्कुराते हुए कहा। निंग ने अपना हाथ हिलाया। फुश! तुरंत ही उसके सामने 4 दाव हथियार हवा में प्रकट हो गए। एक युद्ध ब्लेड, एक क्विल पेन और 2 लंबी शटल थीं। दरअसल निंग ने 5 दाव हथियार हासिल कर लिए थे। हालांकि निंग को लचीली तलवार बहुत पसंद आ गई थी और इसलिए वह उसे फिलहाल बेचने को तैयार नहीं था। अगर वह उसे बेच भी देता तो उसे लगभग 10 कैउस अमृत के घन ही मिलते। यह वॉर ब्लेड। सफेद वस्त्र पहने कैउस इमोर्टल की आंखें चमक उठीं और उसने धीरे से सिर हिलाया। बुरा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अन्य 3 बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मेरे पास भी एक एल्डर गॉड फॉर्मेशन है। निंग ने एल्डर गॉड फॉर्मेशन भी तैयार किया जो उसने एल्डर गॉड स्काईसाउथ से प्राप्त किया था। सफेद वस्त्रधारी कैउस इमोर्टल ने एल्डर गॉड फॉर्मेशन की तरफ एक नजर डाली, फिर उसे अनदेखा कर दिया। उसके स्तर पर केवल 1000 एल्डर गॉड्स की अनुमति देने वाला फॉर्मेशन ही दिलचस्प होगा। उसके लिए 100 आदमियों वाला एल्डर गॉड फॉर्मेशन बहुत ही साधारण था। सच तो ये है कि निंग को भी इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। अपने नीले फूलों वाले स्थान की बदौलत निंग अब 100 एल्डर गॉड्स से सीधे लड़ने में सक्षम था, जिससे वह फॉर्मेशन उसके लिए बहुत कम उपयोगी रह गया था। ये ब्लेड, ये तो पाप से पोषित एक हथियार होना चाहिए, एक सिन ब्लेड। ये बहुत ही उत्कृष्ट है। सफेद वस्त्रधारी कैउस इमोर्टल ने सिर हिलाया। बाकी तो बस औसत दर्जे के हैं। सब मिलाकर मैं तुम्हें कैउस अमृत के 105 क्यूब देने को तैयार हूँ। अपनी बात समाप्त करने के बाद सफेद वस्त्रधारी कैउस इमोर्टल ने निंग की ओर देखा, फिर मुड़कर चला गया। अराजकता अमरों को एक उच्च दर्जा प्राप्त था। वे दाव हथियारों का मूल्यांकन करने और उनकी कीमत बताने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन वे आमतौर पर बड़े देवताओं या पैतृक अमरों के साथ वास्तव में सौदा या मोलभाव नहीं करते थे। जैसा कि मेरे चाचा गुरु ने अभी कहा, सबसे ज्यादा कीमत जो हम दे सकते हैं वह है अराजकता अमृत के 105 घन। बैंगनी वस्त्रधारी अमर महिला ने निंग की ओर देखा। ठीक है, तो चलो कीमत 105 घन ही तय कर लेते हैं। निंग ने सिर हिलाया। आमतौर पर महल बहुत ही ईमानदार प्रस्ताव रखता था, क्योंकि वे उसके जैसे कमजोर साधकों को पैसे देकर पैसे कमाने से कतराते थे। मेरे पास भी कुछ कैउस खजाने हैं, असल में काफी सारे। मैं उन सबको बेचना चाहता हूँ। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे 300 से ज्यादा कैउस खजाने तुरंत उसके बगल में हवा में प्रकट हो गए। बैंगनी वस्त्र पहने महिला बिल्कुल शांत थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में अराजकता के ढेरों खजाने देखे थे। उसने उन्हें अपनी नजरों से देखा, फिर निंग की तरफ देखकर मुस्कुराए। शायद हम तुम्हें उनके बदले 3 घन दे सकते हैं। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। कैउस के खजानों की कीमत लगभग उतनी ही थी जितनी उसने सोची थी, जबकि दाव हथियारों की कीमत उसकी उम्मीद से थोड़ी ज्यादा थी। शायद यह वारब्लेड की वजह से था। निंग ने सोचा था कि इसकी कीमत लगभग 50 क्यूब होगी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इसकी कीमत कितनी होगी। आखिरकार यह एक उच्च श्रेणी का दाव हथियार था। कुछ 50 क्यूब में मिल सकते थे, जबकि कुछ के लिए 100 क्यूब तक की जरूरत पड़ती थी। कुल 108 घन। हम तुम्हें ये अराजकता अमृत और अराजकता रत्नों के रूप में देंगे, या फिर क्या तुम बदले में खजाने लेना चाहोगे? कोई जरूरत नहीं। निंग ने अपना सिर हिलाया। उसके द्वारा अर्जित अनेक अराजकता खजानों में एक अराजकता स्तरीय पंच तत्व कड़ाही भी थी। निंग को इस समय किसी विशेष खजाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी।
लचीली तलवार भी उसके लिए इस समय पर्याप्त हथियार थी, तो कृपया इसे स्वीकार करें। थोड़ी देर बाद बैंगनी वस्त्रधारी अमर देवता वापस लौटे और निंग को एक भंडारण कुप्पी दी, जिसके भीतर एक अलग आयाम था और जिसमें अराजकता अमृत की कई बोतलें और साथ ही अराजकता रत्न भी थे। जहाँ तक कुप्पी की बात है तो वह स्वाभाविक रूप से एक निःशुल्क उपहार था। फ्लास्क स्वीकार करने के बाद निंग मुड़ा और चला गया। अब खजाने के टुकड़े खरीदने का समय आ गया है। महल से बाहर निकलने के बाद निंग सोचने लगा कि क्या खरीदा जाए। वेवशिफ्ट सिटी एक बेहद व्यस्त शहर था, चूंकि इस जगह पर किसी भी तरह की लड़ाई वर्जित थी और यह डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स और एक अविश्वसनीय रूप से प्राचीन संरचना द्वारा संरक्षित था, इसलिए इसे पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र का सबसे सुरक्षित स्थान कहा जा सकता है। इसलिए ये स्थान उन साधकों को बहुत पसंद था जो हिंसा से घृणा करते थे और शांति से अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। विश्व स्तरीय विशेषज्ञ, ज्येष्ठ देवता, पितृ अमर, सच्चे देवता, सच्चे अमर, इनकी एक बड़ी संख्या यहाँ रहती थी। हालांकि उन्हें खेती के लिए संसाधनों और खजाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार कुछ विश्व स्तरीय विशेषज्ञ अपने शिष्यों के लिए यहाँ दुकानें स्थापित करवाते थे। वे युद्ध में प्राप्त माल को बेचने के लिए इन दुकानों में फेंक देते थे। वहाँ 3 तरह की दुकानें खास तौर पर लोकप्रिय थीं। पहली में खजानों की खरीद बिक्री होती थी, दूसरी में दैवीय शक्तियों और गुप्त कलाओं की खरीद बिक्री होती थी, तीसरी में दासों की खरीद बिक्री होती थी। ये 3 तरह की दुकानें थीं जो सबसे ज्यादा व्यापार करती थीं। हालांकि कुछ दुकानें ऐसी भी थीं जो दवाइयाँ, गोलियां और दूसरी चीजें बेचती थीं, लेकिन वे उतनी लोकप्रिय नहीं थीं। वेवशिफ्ट सिटी में 800 से ज्यादा दुकानें थीं जो खजानों की खरीद फरोख्त में लगी थीं। कुछ स्वतंत्र विश्व स्तरीय विशेषज्ञों द्वारा स्थापित की गई थीं, जबकि अन्य कबीलों और संगठनों द्वारा स्थापित की गई थीं, जैसे कि फॉक्सटोन या ब्लैकलोथ साम्राज्य। वेवशिफ्ट सिटी में निंग के आगमन के बाद छठा दिन विंडफ्लावर हॉल एक खजाने की दुकान थी जिसका स्वामित्व और संचालन विंडफ्लावर अराजकता राज्य के पास था। काले वस्त्र पहने एक बच्चा हॉल में आया। वरिष्ठ, एक सच्ची अमर महिला तेजी से उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। साधकों का आकलन सिर्फ उनके रूप रंग से नहीं किया जा सकता। हालांकि यह बालक बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन उसमें एक वृद्ध देवता जैसी आभा थी। क्या आपके पास यहाँ बिक्री के लिए खजाने के टुकड़े हैं? काले वस्त्र पहने बच्चे ने पूछा। हाँ, सच्ची अमर महिला ने बच्चे की ओर देखा। लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 क्यूब्स जितना। काले वस्त्र पहने बच्चे ने कहा, मैं 600 बोतलों के मूल्य के खजाने के टुकड़े खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। सच्ची अमर महिला काफी शांत थी। खजाने के टुकड़े आमतौर पर लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन जब लोग उन्हें खरीदते थे तो वे आमतौर पर बड़ी मात्रा में खरीदते थे। कुछ बड़े संगठन वास्तव में उन्हें थोक में खरीदते थे, जबकि अन्य स्वतंत्र साधकों को अपने खजाने की मरम्मत के लिए उनकी आवश्यकता हो सकती थी। 9 लाइट्स पैलेस। वरिष्ठ, एक श्वेत वस्त्रधारी दिव्य अमर महिला आगे बढ़ी। हृष्ट-पुष्ट आदमी ने उसकी तरफ एक नजर डाली। वेवशिफ्ट सिटी में किसी दिव्य अमर को देखना बहुत दुर्लभ था। वह शायद अपने स्वामी या अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ आई होगी। मैं 800 बोतलों के खजाने के टुकड़े खरीदना चाहता हूँ। क्या आपके पास है? हृष्ट-पुष्ट आदमी ने मन ही मन पूछा। हम करते हैं, महिला स्वर्गीय अमर ने जल्दी से कहा। एक बच्चा, एक हट्टा-कट्टा आदमी, एक अजनबी बाहरी व्यक्ति, एक बुजुर्ग आदमी। निंग ने कई अलग अलग रूप धारण किए और विश्व देवता नॉर्थवेस्ट द्वारा सिखाई गई कुछ छोटी छोटी तकनीकों और तरकीबों का इस्तेमाल करके अपनी प्राकृतिक आभा को छिपाया। उसकी शक्ति के कारण ज्यादातर बड़े देवता और पैतृक अमर उसके भेष को नहीं देख पाते। केवल विश्व देवता और अराजकता अमर ही ऐसा कर पाते, अगर वे उसे गंभीरता से देखें। इसके अलावा निंग ने उन दुकानों और स्टोरों पर ध्यान केंद्रित किया जो ट्रू इमॉर्टल्स द्वारा संचालित थे। आधे दिन में ही वह 180 से ज्यादा दुकानों पर गया और लगभग 500 से 800 बोतलों के खजाने के टुकड़े खरीद लिए। जल्द ही उसने अराजकता अमृत के सभी 108 क्यूब्स पूरी तरह से खर्च कर दिए। बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे। क्या ये ब्राइट केव स्टार जा रहा है? जब निंग व्यूह पर पहुंचा तो उसने पास के एक बड़े देवता से यह प्रश्न पूछा। हाँ, ये तुरंत सक्रिय होने वाला है। ठीक है। निंग ने अराजकता अमृत की एक बोतल का शुल्क चुकाया, फिर सरनी में कदम रखा। थोड़ी देर बाद स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे सक्रिय हो गया, जिससे उसके निवासी ब्राइट केव तारे पर पहुंच गए। ब्राइट केव स्टार पर पहुंचकर निंग तुरंत टेलीपोर्ट हो गया। उसने एक दूर खाली ग्रह ढूंढा, फिर 3 साल के लिए एकांतवास में चला गया। 3 साल बाद वह ब्राइट केव स्टार के स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे पर सवार होकर सीधे सेवन वाटर स्टार पहुंच गया। वहां पहुंचकर निंग सीधे फॉक्सटोन के नियंत्रण वाले क्षेत्र की ओर चला गया। वह उस अनाम तारे पर वापस लौटा जहां उसने कारागार की दुनिया को छिपाकर रखा था और फिर उसमें प्रवेश किया, जेल की दुनिया के भीतर। मैं वापस आ गया हूँ। निंग मुस्कुराया। उसने वेवशिफ्ट सिटी में 5 दिन बिताए थे। छठे दिन ही वह खजाने के टुकड़े खरीदने निकला था, क्योंकि वह स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे का तुरंत इस्तेमाल करना चाहता था। निंग ने एरे की समय सारिणी पूरी तरह याद कर ली थी और इस तरह उसने ये सुनिश्चित कर लिया था कि किसी को भी उसका पीछा करने या उसका पीछा करने का मौका न मिले। सच कहूँ तो निंग जरूरत से ज्यादा सतर्क था। उसने 100 से ज्यादा दुकानों में अपना रूप और आभामंडल बदल लिया था। नतीजतन वेवशिफ्ट सिटी में उसकी जरा भी हलचल नहीं हुई और न ही वहां मौजूद अनगिनत साधकों में से किसी ने उस पर कोई खास ध्यान दिया। फिर भी निंग का सावधान रहना सही था। एक साधक के रूप में सावधान रहना जरूरी है। एक भी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है।
अगर उसका असली शरीर मारा गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी वजह से उसे 108 घनों के बराबर के खजाने के टुकड़े गंवाने पड़े तो निंग शायद पछतावे में खुद को मार डालना चाहेगा। इस बार खंडहरों से गुजरते हुए वह काफी भाग्यशाली रहा था। अगली बार शायद उसे कोई खजाना न मिले। कौन जाने अगली बार उसे ऐसा खजाना कब मिलेगा। फुश। निंग एक पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुआ। उसने दूर तक देखा, काले वस्त्र पहने एक निंग उसकी ओर उल्टा हुआ आ रहा था। यह उसके असली शरीर का बैकअप क्लोन था। चलो शुरू करते हैं। निंग के चेहरे पर उत्सुकता का भाव दिखाई दिया। जैसे ही काले वस्त्र पहने निंग उसके सामने उतरा, उसने एक रक्त रंग की तलवार निकाली और उसे निंग के असली शरीर पर फेंक दिया। वह वायलेट ज्वेल थी। जब निंग विंसोस खंडहर में दाखिल हुआ था तो उसने वायलेट ज्वेल को जेल की दुनिया में छिपा दिया था। वह उसे बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड में भी नहीं ले गया था। यह उसके पास सबसे महत्वपूर्ण खजाना था और उसे इसे सुरक्षित रखना था। फुश। निंग ने अपना हाथ लहराया, जिससे एक विशाल पंचतत्व हंडा हवा में प्रकट हुआ और उसके बगल में जमीन पर आ गिरा, जिससे पहाड़ कांप उठा। सफेद वस्त्र पहने निंग ने वायलेट ज्वेल की ओर देखा। बाहर से तो वह ठीक लग रही थी, लेकिन अंदर से वह इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी कि सिर्फ उसका सार तत्व ही बचा था। निंग ने धीरे से कहा, वायलेट ज्वेल, इतने सारे खजाने के टुकड़ों से निकला पंचतत्वों का सार ही काफी होगा, है ना? वह उत्सुकता से भर गया था। वह देखना चाहता था कि इन पौराणिक सर्वोत्कृष्ट अस्त्रों में से एक कितना शक्तिशाली है। पुस्तक 24, अध्याय 32, तलवार का सार। जैसे ही पंचतत्वों का कड़ाहा पर्वत शिखर पर उतरा, उसमें से एक अत्यंत चमकदार प्रकाश निकला, जिसने पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। सफेद वस्त्र पहने जी निंग कमल मुद्रा में बैठ गए और वायलेट ज्वेल को अपने सामने रख लिया। शुरू करो। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे खजाने के टुकड़ों का एक विशाल ढेर अचानक उससे थोड़ी दूरी पर प्रकट हो गया। खजाने के इन टुकड़ों में कृपाण, तलवारें, मनके, रस्सियां, पताकाएं, लाठी, महाकुल्हाड़ियां, हंडे, उड़ने वाली नावें, अमर महल और अन्य चीजों के टूटे हुए टुकड़े शामिल थे, जो कम से कम प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने के स्तर के थे। बुरी तरह क्षतिग्रस्त और टुकड़ों में बट जाने के बाद वे अब पहले की तुलना में बहुत कम मूल्यवान थे, लेकिन उनसे ऊर्जा निकालना वास्तव में बिना क्षतिग्रस्त खजानों से ऊर्जा निकालने से भी ज्यादा आसान था। आखिरकार अब उन्हें पीसने की कोई जरूरत नहीं थी। जाओ। निंग ने खजाने के टुकड़ों को उठाने के लिए अमर ऊर्जा का एक प्रवाह भेजा। वाह! खजाने के टुकड़े एक धारा की तरह बह निकले और पंचतत्वों की कड़ाही में भरने लगे। यह एक अराजकता स्तर का पंचतत्वों का कड़ाही था और इसने खजाने के टुकड़ों को तेजी से धूल और मलबे के छोटे छोटे कणों में बदल दिया। उन खजानों से पंचतत्वों के सार को पूरी तरह से सोख लिया और कड़ाही के भंडारण क्षेत्र में जमा कर दिया। बस 10 सांसों के समय के बाद खजाने के टुकड़ों का पूरा ढेर पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुका था। गड़गड़ाहट। 5 तत्वों के कड़ाई से बड़ी मात्रा में मलबा उड़कर बाहर आया। फिर से निंग ने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया, जिससे खजाने के टुकड़ों का 1 और 30 मीटर का ढेर उसके बगल में प्रकट हो गया। खजाने के टुकड़े एक बार फिर टूट गए और मलबे में तब्दील हो गए। उनमें से 5 तत्वों का सार चूस लिया गया। निंग ने 108 घनों के बराबर के खजाने के टुकड़े खरीदे थे। अराजकता अमृत के 108 घनों की कुल संपत्ति कई सामान्य विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की कुल संपत्ति के बराबर थी, और उसने ये सारा धन खजाने के टुकड़े खरीदने में खर्च कर दिया था। अब उसके पास खजाने के टुकड़ों की जो मात्रा थी वह बिल्कुल असाधारण थी। ये सब करने में पूरे 6 घंटे लग गए। आखिरकार 6 घंटे बाद खजाने के टुकड़े पूरी तरह से खा लिए गए। आओ। निंग ने एक जैड लौकी उठाई, जिससे सुनहरी पीली ऊर्जा, पानी जैसी नीली ऊर्जा, हरी लकड़ी जैसी ऊर्जा, उग्र लाल ऊर्जा और गहरी मिट्टी जैसी ऊर्जा की धाराएं कड़ाही से निकलकर जैड लौकी के मुंह में बहने लगीं। काफी समय बाद ही पंचतत्वों वाली कड़ाही पंचतत्वों के सार से पूरी तरह खाली हो पाए। निंग ने अपना हाथ हिलाया और कड़ाई भी रख दी। इस लौकी में 108 घनों के बराबर पंचतत्वों का सार है। निंग ने लौकी को अपने हाथों में उठाया। वह बहुत भाग्यशाली था, लेकिन फिर भी इतनी दौलत पाने के लिए खंडहरों में लगभग मर ही गया था। वायलेट ज्वेल, मुझे अपनी असली शक्ति दिखाओ, निंग ने चाहा, और वायलेट ज्वेल अचानक उसके सामने हवा में प्रकट हो गई। निंग ने वायलेट ज्वेल को पकड़ा और उसे जैड लौकी के पास रख दिया। पंचतत्वों का सार तुरंत जैड लौकी से निकलकर सीधे वायलेट ज्वेल की ओर बहने लगा। सार वायलेट ज्वेल के चारों ओर घूमता रहा और फिर धीरे धीरे उसके अंदर समा गया। ऊपर से देखने पर वायलेट ज्वेल एकदम सही हालत में लग रहा था। हालांकि उसकी अंदरूनी संरचना असहनीय रूप से क्षतिग्रस्त थी। यह एक ऐसी इमारत की तरह थी जो बाहर से तो बिल्कुल साफ सुथरी दिखती थी, लेकिन टूटे हुए सपोर्ट बीम से भरी हुई थी। हालांकि ये देखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन असल में काफी कमजोर थी। इसी सिद्धांत के अनुसार वायलेट ज्वेल बाहर से देखने में तो बिल्कुल सही आकार का लग रहा था, लेकिन असल में वह बहुत कमजोर था। उसके इतने शक्तिशाली होने का एकमात्र कारण ये था कि वह इतना अद्भुत और बेहतरीन हथियार था कि अपनी वर्तमान अवस्था में भी वह एक दाव हथियार जैसी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। क्रैकल। वायलेट ज्वेल की क्षतिग्रस्त आंतरिक संरचना ने उसमें डाले जा रहे पंचतत्वों के सार को तेजी से निगल लिया। उपचार बहुत धीमी गति से शुरू हुआ, क्योंकि उसके एक एक कण की मरम्मत करना बहुत मुश्किल था। तलवार का मूल ही उसका सार था। उपचार प्रक्रिया सार के जितना करीब पहुंचती, उसकी मरम्मत उतनी ही मुश्किल होती। चूंकि तलवार की सतह की मरम्मत हो चुकी थी, इसलिए तलवार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पंचतत्वों का सार अवशोषित कर पा रही थी। जैसे जैसे उसकी ज्यादा मरम्मत होती गई, वह पंचतत्वों का सार और भी तेजी से अवशोषित करने लगी।
हालांकि सार इतना ज्यादा था कि पलक झपकते ही 6 दिन और रात से ज्यादा बीत गए और वायलट ज्वेल लगातार उस सार को बेतहाशा अवशोषित करती रही। ये पहले ही 30 क्यूब्स खा चुका है, अब तक यह आधे से ज्यादा ठीक हो चुका है। निंग ने सचमुच भौहें चढ़ाईं। लेकिन हम जितना ज्यादा इसके मूल तक पहुंचेंगे, मरम्मत की प्रक्रिया उतनी ही मुश्किल होगी। एक और दिन बीत गया। 50 क्यूब्स, अभी भी थोड़ा और चाहिए। 60 घन, 70 घन, अभी भी थोड़ा और चाहिए। अब तक तलवार की लगभग पूरी तरह से मरम्मत हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे वे उसके करीब और केंद्र तक पहुंचे, मरम्मत की कठिनाई आश्चर्यजनक गति से बढ़ने लगी। 80 घन, 90 घन, 95, 96, 97, 98। निंग उस तलवार से बहुत ध्यान से जुड़ा हुआ था जिसे उसने इतने साल पहले बांधा था। आखिरकार सार तत्व के केंद्र के बेहद करीब जो आखिरी क्षति थी वह भी ठीक हो गई। 98 घनों के बराबर खजाने के टुकड़ों का उपयोग करने के बाद निंग ने अंततः वायलट ज्वेल की पूरी तरह से मरम्मत कर ली थी। गड़गड़ाहट। निंग के सामने मंडराती रक्तवर्णी तलवार से एक आनंदमय आभा निकल रही थी। निंग भी मुस्कुराया, उसने तलवार को दबाया नहीं और उसे अपनी असली शक्ति के साथ फूटने दिया। तलवार की रोशनी की एक धारा जो रक्त के रंग के पानी की तरह दिख रही थी, हर दिशा में फैल गई। वूश! जैसे ही तलवार की रोशनी चीखकर निंग के चारों ओर फैली, कारागार की दुनिया कांपने लगी। क्या? निंग बुरी तरह चौंक गया। यह एक कारागार है, कैदियों को रखने के लिए बनी जगह। जब मेरा असली शरीर नीला फूल वाली मुहर का इस्तेमाल करता है और पूरी ताकत से वार करता है, तो कारागार की दुनिया में हल्की सी कंपन पैदा हो सकती है। लेकिन अभी मैंने वायलट ज्वेल को नियंत्रित या सक्रिय भी नहीं किया था। उसकी अपनी प्राकृतिक आभा ही कारागार की दुनिया को हिला देने के लिए काफी थी। निंग दंग रह गई। ये हथियार किसी भी दाव हथियार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली, शायद 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली। अगर मैं इसे नियंत्रित कर सकता तो मैं कितना शक्तिशाली होता। जब निंग ने वायलट ज्वेल के चारों ओर फैले रक्त के भ्रमात्मक झील को देखा तो वह ये कल्पना करने से भी डर रहा था कि इस तलवार में वास्तव में कितनी शक्ति है। इधर आओ। निंग ने अपना हाथ बढ़ाया। खूनी तलवार की रोशनी की आभा तुरंत गायब हो गई जब वायलट ज्वेल आज्ञाकारी रूप से निंग के हाथों में उड़ गई। नीले फूलों की ऊर्जा से बल पाकर निंग ने अपनी दिव्य शक्ति तलवार में डाल दी और पूरी ताकत से वार करने की योजना बनाई। लेकिन ठीक उसी क्षण रक्त और पानी जैसी तलवार, खून जैसी तलवार के मूल केंद्र से अचानक एक अस्पष्ट आवाज आई। चूंकि निंग की दिव्य शक्ति तलवार में समा गई थी, इसलिए वह इस आवाज को बारीकी से सुन पा रहा था। वह तलवार के सारतत्व में समाहित एकाकी गौरव को महसूस कर सकता था। दरअसल निंग को एक अकेला, गर्वित व्यक्ति लगभग प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा था। वह अकेला व्यक्ति तलवार लिए हुए प्रतीत हो रहा था, जिससे निंग के मन में विस्मय और श्रद्धा का भाव जागा। जब उस तलवार की नीयत फूटी तो उसने तारों को कुचल दिया, दुनियाओं को तहस नहस कर दिया और सभी जीवों का सफाया कर दिया। तलवार की नीयत के इस उभार को कोई नहीं रोक सका, जो आदिम अराजकता को भी तहस नहस करने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। फुश! निंग को होश आया। अब उसे एहसास हुआ कि वह पूरे आधे महीने से बेहोशी की हालत में था। इस तलवार का सार निंग ने वायलट ज्वेल बहुत पहले हासिल कर लिया था, लेकिन पहले उसने इसके सार में कोई खास बात नहीं देखी थी। वायलट ज्वेल की पूरी तरह से मरम्मत करने के बाद ही तलवार का सार जीवंत हुआ, जिससे निंग को एक अत्यंत उत्कृष्ट तलवार आशय की झलक मिली, जिसने वर्षों पहले निंग द्वारा देखे गए पवन स्रोत की 100 धाराओं के आरेख द्वारा छोड़े गए तलवार आशय को पूरी तरह से ढक दिया। एकमात्र चीज जो निंग ने कभी देखी थी, जिसकी तुलना संभवतः तलवार इरादे की इस लहर से की जा सकती थी, वह थी वेव शिफ्ट, शब्दों से निकलने वाली शक्ति, जिसे उसने वेव शिफ्ट सिटी की दीवारों पर देखा था। यह उतना ही उदात्त और अवर्णनीय था। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे इसमें पूर्णता और शाश्वतता का आभामंडल हो। अनंत काल! निंग ने धीरे से खुद से कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि इस तरह के हथियार को शाश्वत हथियार कहा जाता है। अराजकता हथियार, दाव हथियार, शाश्वत हथियार। शाश्वत अस्त्र ऐसे अस्त्र थे जिनमें अपने स्वयं के सारतत्व होते थे, जो उनमें से प्रत्येक को अविश्वसनीय रूप से अद्भुत और अद्वितीय बनाते थे। कोई भी दो शाश्वत अस्त्र बिल्कुल एक जैसे नहीं होते थे। आमतौर पर केवल डाउलॉर्ड बैडलैंड्स या डाउलॉर्ड विंसोस के स्तर के लोगों के पास ही ऐसे हथियार होते। बेशक कभी कभार कोई भाग्यशाली जूनियर ऐसा हथियार हासिल कर सकता है, जैसे कि विश्व देवता नॉर्थरेस्ट, जिसने अपना एक शाश्वत हथियार पा लिया है। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है, मानो वायलट ज्वेल की पूरी शक्ति तभी प्रकट हो सकती है जब मैं तलवार के सारतत्व की शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर सकूं। यह अंतर्दृष्टि अचानक निंग के मन में कौंधी, लेकिन अगले ही पल वह बस व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इसे पूरी तरह से उजागर करना क्या मजाक है? सारतत्व की शक्ति को पूरी तरह से उजागर करने के लिए दाव के बारे में अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी। निंग ऐसा करने में सक्षम होने से कोसों दूर था। सौभाग्य से उनका मार्ग तलवार का दाव था और इस दाव के बारे में उनकी अपनी अंतर्दृष्टि थी। पहले मुझे इसकी शक्ति का परीक्षण करने दो। निंग ने वायलट ज्वेल को अपने हाथों में पकड़ लिया और आसमान में उड़ गया। जेल के एक अलग हिस्से में एक काले बालों वाला बूढ़ा आदमी कमल की मुद्रा में बैठा था। स्वूश! अचानक दूर से एक सफेद वस्त्रधारी युवक उड़ता हुआ आया। ट्राल्ट! निंग बोला। गुरु! काले वस्त्र पहने बुजुर्ग जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह निंग की शक्ति से पूरी तरह भयभीत हो चुका था। अब तक पूरे कारागार जगत के सभी बुजुर्ग देवता और अमर पूर्वज निंग के अधीन हो चुके थे, जबकि तलवारबाज ट्राल्ट पहला व्यक्ति था जिसने निंग के आगे घुटने टेक दिए थे।
हिलना मत, निंग ने निर्देश दिया। काले बालों वाले बुजुर्ग ने उत्सुकता से देखा जब निंग उसकी ओर बढ़ा। निंग ने अचानक अपनी तलवार से वार किया। ऐसा करते हुए उसमें उस किलस्वॉट स्टांस का भाव था जिस पर निंग काम कर रहा था। हालांकि निंग को अभी इस स्टांस में महारत हासिल करनी थी, लेकिन उसकी थोड़ी सी अंतर्दृष्टि वायलेट ज्वेल के सारतत्व के साथ प्रतिध्वनित हुई और उसकी थोड़ी सी शक्ति को मुक्त कर दिया, जिससे वह वायलेट ज्वेल से फूट पड़ा। निंग को लग रहा था कि वायलेट ज्वेल की शक्ति से वह लगभग किसी भी चीज को तोड़ सकता है। वार! हवा में खून के रंग की तलवार की रोशनी चमक उठी। एक खड़खड़ाहट की आवाज के साथ काले बालों वाले बूढ़े आदमी से जुड़ी पारदर्शी काली जंजीरें दो टुकड़ों में टूट गईं। काले बालों वाले बुजुर्ग की आंखें फौरन बड़ी हो गईं। क्या? पुस्तक 24 अध्याय 33 तलवार पर ध्यान। ये कैसे संभव है? ये जंजीरें पेंजिया के राजा ने खुद गढ़ी थीं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर। काले बालों वाला आदमी हकलाते हुए जी निंग को अविश्वास से घूरने लगा। जी निंग तो साफ तौर पर एक बुजुर्ग देवता ही थे। उसे आज भी कुछ 100 साल पहले का वह समय याद था जब जी निंग इसी रक्तवर्ण तलवार के साथ आए थे और उससे उन जंजीरों को काट डाला था। उस बार वह बस कुछ निशान ही छोड़ पाए थे। स्वॉर्डफादर ट्राल्ट अभी भी काफी सदमे में था। अंत्युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था और जी निंग के हमले अभी अभी विश्व देवता की दहलीज तक पहुंचे थे। निंग अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। उसके शरीर को मजबूत कर रही नीला फूल ऊर्जा की बदौलत वह पूरी ताकत से एक ऐसे शाश्वत हथियार का इस्तेमाल कर रहा था जिसका सार तत्व प्रकट हो चुका था। इस प्रहार की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि जंजीरें आसानी से टूटकर अलग हो गईं। जंजीरों से उसे कोई खतरा नहीं था। पेंजिया के राजा ने जो कहा था उसके अनुसार केवल एक विश्व देवता या अराजकता अमर ही इन जंजीरों को तोड़ने में सक्षम है, लेकिन फिर भी यह कोई आसान काम नहीं होना चाहिए। क्या वह किसी नए विश्व स्तरीय विशेषज्ञ से भी ज्यादा शक्तिशाली है? काले बालों वाला बुजुर्ग निंग को घूर रहा था। उसका दिल आश्चर्य से भर गया। एक बुजुर्ग देवता इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ठीक है, मैंने जंजीरें तोड़ दी हैं और तुम यहाँ से जा सकते हो, निंग ने कहा। भविष्य में तुम बस मेरे साथ चल सकते हो। जब मैं विश्वदेव बन जाऊंगा तो तुम चुन सकते हो कि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो या नहीं। आपका अनुसरण कर पाना ही मेरा आशीर्वाद है, गुरु। स्वॉर्डफादर ट्राल्ट ने अत्यंत सम्मान के साथ कहा। एक पौराणिक राक्षस, एक वृद्ध देवता जो एक नव आरोहित विश्व स्तरीय विशेषज्ञ से भी अधिक शक्तिशाली था। निंग हंसा। वह समझ गया कि आज स्वॉर्डफादर ट्राल्ट अपनी सेवा में पूरी तरह ईमानदार था। पहले उसने सिर्फ इसलिए अपना सिर झुकाया था क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था और क्योंकि एक जीवन रक्त शपथ ने उसे बांध रखा था। निंग ने वायलेट ज्वेल की ओर देखा। चूंकि यह एक गुरु का हथियार था, इसलिए वह इसे एक बिल्कुल साधारण हथियार का रूप दे पाया। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि यह कितना भयानक था। यहाँ तक कि स्वॉर्डफादर ट्राल्ट, जिसने निंग के प्रहार की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, ने भी सोचा कि यह निंग द्वारा की गई किसी सफलता के कारण था। उसे समझ नहीं आया कि यह निंग की तलवार थी जिसमें एक अत्यंत जबरदस्त परिवर्तन आया था। तो एक शाश्वत हथियार और एक दाव हथियार के बीच का अंतर वास्तव में इतना बड़ा है। जब मैं इसका सारतत्व सक्रिय नहीं भी करता तब भी ये किसी भी दाव हथियार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक बार जब मैं इसे सक्रिय कर देता हूँ तो इसकी शक्ति अथाह हो जाती है। निंग ने मन ही मन सोचा। शाश्वत हथियार अपने सारभूत कोर के कारण अनमोल थे। यही कारण था कि दावलॉर्ड बैडलैंड्स या दावलॉर्ड विंसोस जैसे लोग युद्ध में उन पर निर्भर थे। उनके कोर की शक्ति बिल्कुल अकल्पनीय थी। हालांकि निंग अभी तक किसी शाश्वत हथियार में महारत हासिल करने में सक्षम नहीं था। वह अभी केवल उसकी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही निकाल पा रहा था, लेकिन वह हिस्सा ही उसकी शक्ति को आसमान छूने के लिए पर्याप्त था। निंग ने एक के बाद एक कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया। निंग ने बहुत पहले ही जेल की दुनिया के सभी कैदियों पर कब्जा कर लिया था और उन पर अपना दबदबा बना लिया था। अंत युद्ध से पहले निंग ने उन्हें या तो झुकने पर मजबूर करने या फिर मरने के लिए मजबूर करने के लिए अपने पास मौजूद हर हथकंडा इस्तेमाल किया था। अब निंग ने उनकी बेड़ियां तोड़ने में उनकी मदद की। फुश! घास के मैदान पर कहीं से कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। ये सभी अमर और दुष्ट देवता थे जिन्हें कारागार में कैद कर दिया गया था। निंग ने उन्हें अपनी जागीर की दुनिया में छिपा रखा था। कुछ ही देर पहले वे सभी आपस में उत्साह से बातें कर रहे थे। ओवसिया बिल्कुल अद्भुत है। मैंने खुद उसे लगभग तुरंत प्रकट होते देखा, स्वर्गीय दास की सीमाओं से कहीं ज्यादा तेज गति से चलते हुए। उसने बस अपनी तलवार से बेतरतीब ढंग से जंजीरों को कीचड़ की तरह चीर डाला। क्रंच! जंजीरें पूरी तरह से टूट गईं। यह मुश्किल भी नहीं था। वह निश्चित रूप से उतना ही शक्तिशाली है जितना कि एक विश्व देवता या कैओस इमोर्टल होना चाहिए, लेकिन वह स्पष्टतः एक बुजुर्ग देवता है। ठीक है, ओवसिया निश्चित रूप से एक एल्डर गॉड है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वह वास्तव में एक एम्पायरियन गॉड था। मैंने उसके खिलाफ कई बार युद्ध भी किया था। वह इतने कम समय में विश्व गॉड कैसे बन सकता है? लेकिन एक बड़े ईश्वर के पास एक विश्व ईश्वर की शक्ति होना, वह उन महान हस्तियों में से एक है। सभी बेहद उत्साहित थे। निंग जैसे पौराणिक राक्षस अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। विशाल भूभाग में दर्जनों या उससे भी ज्यादा विश्व स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन निंग जैसे राक्षस कहीं ज्यादा दुर्लभ थे। फुश! जैसे ही वे उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहे थे, अचानक वे सभी घास के मैदान में पहुंच गए। वे सभी चुप हो गए। उनके सामने एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति खड़ा था जिसे सबने ओवसिया के रूप में पहचाना। पहले शायद उन्हें उसकी महारत पर यकीन न हुआ हो, लेकिन अब सब सचमुच वशीभूत महसूस कर रहे थे। कुछ तो उसके प्रति श्रद्धा भी महसूस कर रहे थे। सब लोग
सफेद वस्त्र पहने निंग बोला, मैंने एक बार कहा था कि जब मुझमें ऐसा करने की शक्ति होगी तो मैं तुम सभी को इस कैदखाने से मुक्त कर दूंगा। अब आप सभी को जाने की अनुमति है। हालांकि ऐसा करने से पहले मुझे आपको एक चेतावनी देनी होगी। मैं जिस क्षेत्र में हूँ वह आदिम अराजकता के भीतर स्थित है और इसे बैडलैंड्स क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बैडलैंड्स क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें 80,000 से ज्यादा अराजकता के संसार हैं और कई संगठन अपने भीतर विश्व देवताओं और अराजकता अमरों को रखते हैं। सबसे शक्तिशाली संगठन बैडलैंड्स कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड पर शासन करता है। बैडलैंड्स कोर्ट की स्थापना डॉलॉर्ड बैडलैंड्स ने की थी, जो विश्व स्तरीय विशेषज्ञों से भी ऊपर हैं और जिनकी शक्ति आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। बड़े देवता और पैतृक अमर लोग बैडलैंड्स क्षेत्र में साहसिक कार्य कर सकते हैं। सच्चे देवताओं, सच्चे अमर, स्वर्ग के देवताओं और स्वर्गीय अमरों के लिए यही सबसे अच्छा है कि जब भी हो सके यात्रा करने से बचें, क्योंकि अगर आपका सामना किसी बुरे इंसान से हो गया तो आप गुलाम बन सकते हैं। निंग ने कहा, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सच बता रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम्हें डराने की जरूरत नहीं है। अमर और राक्षस सभी आश्चर्यचकित थे। बैडलैंड्स क्षेत्र आखिर ये कहाँ था? क्या ये जगह वाकई उनके अराजकता साम्राज्य पेंजिया से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी? मुझे बैडलैंड्स क्षेत्र में पेंजिया का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, निंग ने कहा। ठीक है, अब तुम अपना फैसला खुद ले सकते हो। अगर तुम आजादी चाहते हो तो तुम्हें मेरे बारे में किसी को कुछ न बताने की आजीवन शपथ लेनी होगी। हम सदैव आपकी सेवा करने को तैयार हैं, गुरुदेव। 16 बड़े देवताओं और पैतृक अमरों ने एक दूसरे के साथ नजरें मिलाने के बाद एक साथ बात की थी। जब वे निंग से पराजित हुए थे तो उन सभी ने पहले ही उसके अनुचर बने रहने की आजीवन शपथ ले ली थी। हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं, गुरु। सच्चे देवता, सच्चे अमर, स्वर्ग के देवता और दिव्य अमर, सभी ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद एक साथ पुकारा। यहाँ तक कि बड़े देवता और अमर पितृपुरुष भी ओवसिया को स्वामी कहने को तैयार थे। उन्हें किस बात की चिंता थी? इसके अलावा ओवसिया ने खुद सुझाव दिया था कि सच्चे देवताओं, सच्चे अमर, स्वर्ग के देवताओं और स्वर्गीय अमरों को बहुत ज्यादा यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि वे बेईमान लोगों के गुलाम बन सकते हैं। हालांकि निंग ने जोर देकर कहा था कि वह उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, फिर भी वे बेचैनी महसूस कर रहे थे। वे बहुत लंबे समय से यहाँ कैद थे और उन्हें बाहर निकलने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वे बस जिंदा रहना और जिंदगी का आनंद लेना चाहते थे। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। मैं अभी विंसोस कैओसवर्ल्ड में रह रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ सकते हो। हाँ, सभी अनुचर एक साथ बोले। निंग ने उनकी तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। सच तो ये है कि वह इन सच्चे देवताओं, सच्चे अमर, स्वर्ग के देवताओं और दिव्य अमरों का ज्यादा सम्मान नहीं करता था। हालांकि उनमें से कुछ जानते थे कि उसके कई शरीर हैं। बहुत पहले निंग को उनसे लड़ने के लिए अपने असली शरीर और अपने बैकअप क्लोन दोनों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यही कारण था कि अगर वे उसकी सेवा छोड़ते तो उन्हें जीवन भर की शपथ लेनी पड़ती थी। सच कहूँ तो निंग को भी लगा था कि अगर वे चले गए तो ज्यादातर गुलाम बन जाएंगे। आखिरकार वे एक अजनबी देश में अजनबी थे, जहां उनका कोई समर्थक या रक्षक नहीं था। विंसोस कैओसवर्ल्ड काफी बड़ी जगह थी। इस अराजकता की दुनिया में लौटने के बाद वह अपने प्रेरी के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके अपने अनुचरों के रहने के लिए ईस्टकॉम पर्वतों में 10 लाख किलोमीटर का क्षेत्र तैयार करने में सक्षम हुआ। जहां तक बड़े देवताओं और पैतृक अमरों का सवाल है, उन्होंने उन लोगों और प्राणियों को मुक्त कर दिया जो उनके संपदा दुनिया में रह रहे थे, जिससे उन्हें इस स्थान पर रहने और प्रजनन करने की अनुमति मिल गई। निंग ने निर्देश दिया, आप इस पहाड़ के ऊपर अपना घर बना सकते हैं। यह वह पर्वत था जहां सूर्योदय प्रांगण स्थित था। 16 बड़े देवताओं और पैतृक अमर, ज्वाला परी सु यूजी के साथ सभी ने निंग के आसपास के इस क्षेत्र में निवास किया। इसके बाद जीवन अत्यंत शांत हो गया। सु यूजी अक्सर निंग से मुकाबला करना चाहती थी। हर बार निंग अपनी तलवारबाजी से उसे वश में कर लेता था, जिससे वह लगातार नए नए तरीके खोजती रहती थी कि कैसे वह और ज्यादा शक्तिशाली बन सकती है। उसकी प्रगति काफी ध्यान देने योग्य थी। जी निंग के बारे में क्या? जी निंग का विकास उससे भी तेजी से हुआ। वायलट ज्वेल के सार तत्व के प्रभाव से निंग की तलवारबाजी की जानलेवा मंशा और भी गहरी होती गई और किलस्वॉट स्टांस में उसकी महारत भी बहुत तेजी से बढ़ी। बाकी 16 बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों ने भी 1-2 बार निंग के खिलाफ लड़ने की मांग की थी। हालांकि उनके पास काम करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उन सभी ने बहुत लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनने की उम्मीद बहुत पहले ही छोड़ दी थी। विंसोस अराजकता की दुनिया में जीवन बहुत शांत था। निंग ने अपनी तलवारबाजी और तलवार के सार को समझने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। पलक झपकते ही 200 से ज्यादा साल बीत गए। एक पहाड़ की चोटी, निंग कमल मुद्रा में बैठा था। पहाड़ी हवा उसके वस्त्रों से टकरा रही थी। वायलट ज्वेल निंग की गोद में लेटी हुई थी। वह उसे लगभग एक प्रेमी की तरह मानता था। उसे हर समय अपने पास रखता था ताकि वह उसके सारतत्व की इच्छा को लगातार महसूस कर सके और उसके साथ तालमेल बिठा सके। इससे निंग की प्रगति की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज हो गई। कुछ दशक पहले उसने नामहीन तलवार कला की दूसरी मुद्रा, किलस्वॉट मुद्रा, में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। हालांकि निंग को जरा भी गर्व या आत्मसंतुष्टि महसूस नहीं हुई। वायलट ज्वेल के सारतत्व में निहित प्रबल तलवार इरादे को देखते हुए निंग को समझ में आया कि वह वास्तव में कितना तुच्छ व्यक्ति था। ये कितना अद्भुत होगा यदि मैं एक दिन वायलट ज्वेल के सारतत्व के समान शक्ति के स्तर तक पहुंच सकूं।
निंग दूर आसमान की ओर देख रहा था। उसके शरीर में छिपी तलवार की मंशा उसके आसपास के क्षेत्र में तलवार की रोशनी की लहरों को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित कर रही थी। पुस्तक 24 अध्याय 34 स्टारलॉर्ड्स जुनून। नामहीन तलवार कला का दूसरा रुख किलस्वॉर्ड रुख था। तीसरा रुख ग्रेट फिर्मामेंट रुख था, जिसे स्वॉर्ड वर्ल्ड रुख भी कहा जाता है। अपनी तलवार की दुनिया में महारत हासिल करने पर व्यक्ति विश्व स्तर पर कदम रखेगा। अलग अलग तलवार कलाओं से पूरी तरह अलग तलवार जगत का निर्माण होगा। कुछ तलवार जगत बेहद ठंडे होंगे, कुछ गर्मी से फटेंगे और कुछ आपके शरीर के हर रोम रोम में समा जाएंगे। नामहीन तलवार कला का तीसरा रुख स्पष्ट रूप से काफी गहरा था, लेकिन इसका मतलब था कि उसमें महारत हासिल करना भी बेहद मुश्किल होगा। जी निंग को भी नहीं पता था कि उसे तीसरे रुख में महारत हासिल करने में कितना समय लगेगा। फुफ, दूर से एक रोशनी की किरण उसकी ओर उड़ी। अरे, निंग अपने पहाड़ की चोटी पर कमल मुद्रा में बैठा था। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा। रोशनी की किरण निंग के सामने रुक गई। वह एक दुबला पतला भूरे रंग के वस्त्र पहने बिखरे बालों वाला आदमी था। उसकी आंखें गहरी पीली और क्रूर शीतलता से भरी थीं। लेकिन जब उसने निंग की ओर देखा तो उसकी निगाहें श्रद्धा और सम्मान से भर गईं। उसने आदरपूर्वक कहा, गुरुजी। निंग ने सिर हिलाया। ये दुबला पतला धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति वास्तव में जंगली कुत्ते का ज्येष्ठ देव अपने मानव रूप में था। निंग द्वारा कारागार जगत के ज्येष्ठ देवों और अमर पूर्वजों को वश में करने के बाद जिसने उसकी सबसे अधिक पूजा की और जो सबसे अधिक वफादार रहा, वह वास्तव में ज्येष्ठ देव वाइल्ड डॉग था। ज्येष्ठ कुत्ते वाइल्ड डॉग ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए निंग से एक और जीवन रक्त की शपथ लेने की जिद की थी, जो इतनी कठोर थी कि निंग भी उसकी शर्तों से कांप गया था। एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग का जन्म एक कुत्ते के रूप में एल्डर गॉड के रूप में हुआ था। वह बहुत ही एकाकी और घमंडी इंसान थे, लेकिन एक बार जब वह किसी को अपना स्वामी मान लेते तो पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाते। ये देखते हुए कि निंग भी वाइल्ड डॉग की शपथ से हिल गया था, उसने अक्सर वाइल्ड डॉग को अपनी ओर से कई कार्य करने के लिए चुना। कैसा रहा? निंग ने पूछा। मैंने इस मामले की बारीकी से जांच की है। पिछली कुछ शताब्दियों से देव सम्राट ब्लैकलोड्स की सेवा में कार्यरत माइंड लॉर्ड ब्लैकलोड्स साम्राज्य की शाही राजधानी में छिपा हुआ है। उसने न तो कोई साहसिक अभियान चलाया है, न ही उसने युद्ध के लिए कोई सेना निकाली है। ज्येष्ठ देव वाइल्ड डॉग की आंखों में आक्रोश था। यह माइंड लॉर्ड आपसे जरूर डरता होगा, गुरु। निंग ने भौहें चढ़ाईं। वह फॉक्सटोन डोमिनियन में इसलिए शामिल हुआ था ताकि माइंड लॉर्ड को मार सके। हालांकि निंग और वाइल्ड डॉग दोनों ने कई बार खोजबीन की थी और तभी उन्हें पता चला कि माइंड लॉर्ड ने पिछली कुछ सदियां ब्लैकलोड साम्राज्य की शाही राजधानी में बिताई थीं। या यूं कहें कि जब से निंग ने ओल्ड मैन युआन का वध किया था, माइंड लॉर्ड शाही राजधानी में लौट आया था और वहां से एक कदम भी बाहर नहीं निकला था। यह माइंड लॉर्ड सचमुच एक सतर्क आदमी है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। सच तो ये है कि निंग ने ओल्ड मैन युआन को मारने के लिए जिस तलवार का प्रयोग किया था, उसने माइंड लॉर्ड को पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। माइंड लॉर्ड को अच्छी तरह पता था कि तीनों लोगों और उसके बीच कितनी गहरी दुश्मनी है। उसके हाथों कई बड़ी शक्तियां मारी गई थीं, जिनमें से कई तो अग्रणी थीं और जिन्होंने जी निंग की सहायता की थी, उनका मार्गदर्शन किया था या उन्हें शिक्षा दी थी। उदाहरण के लिए हो गई, जी निंग का वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई था। जब तक जी निंग को मौका मिलता, वह बदला लेने जरूर आता। जी निंग कितना शक्तिशाली था, ये देखते हुए उसके लिए माइंड लॉर्ड को मारना बहुत आसान होगा। ये समझना जरूरी है कि जी निंग की आखिरी तलवार का वार सीधे उसके शरीर में घुस गया था, जो किसी उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने के बराबर था। गुरु, एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग झुककर बोला। माइंड लॉर्ड अक्सर शाही राजधानी में अपने दोस्तों से मिलने जाता है और जिंदगी का आनंद लेना भी पसंद करता है। क्यों न आप कुछ एल्डर गॉड गुलाम खरीद लें और मुझे उन्हें शाही राजधानी में ले जाने दें, फिर उसे मार डालें। उसकी हत्या करने के बाद मैं तुरंत टेलीपोर्टेशन के जरिए भाग जाऊंगा। अस्वीकार्य। निंग ने अपना सिर हिलाया। विश्व स्तर के विशेषज्ञ भी अपनी राजधानी के हर इंच पर हर समय नजर नहीं रख सकते। अगर मुझे हमला करने का सही मौका मिल जाए तो मैं बाद में बच निकलूंगा। वाइल्ड डॉग की आंखों में बर्बरता साफ दिखाई दे रही थी। हम ब्लैकलोड साम्राज्य की शाही राजधानी की बात कर रहे हैं। निंग ने सिर हिलाया। कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत समय है। चलो धीरे धीरे चलते हैं। यदि वे जल्दबाजी करेंगे तो गलतियां कर सकते हैं। निंग को पूरा भरोसा था कि वह माइंड लॉर्ड को मार सकता है। बस उसे एक अच्छे मौके की जरूरत थी। जब तक वह जल्दबाजी नहीं करेगा, अवसर आते रहेंगे। फॉक्सटोन रह एक शांत एकांत संपदा संसार। ये संपदा संसार जगमगाते तारों से भरा था जो ऊर्जा की धाराओं से झिलमिला रहे थे। एक सुंदर पुरुष जो सूक्ष्म वस्त्र पहने हुए था, एक झील के किनारे कमल मुद्रा में बैठा था। फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट। उसके शरीर से चमकते हुए दिव्य रत्न निकले। ये दिव्य रत्न क्रिस्टलीकृत दिव्य शक्ति से बने थे। जब फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स विश्व देवता बन गए तो उनकी दिव्य शक्ति दिव्य क्रिस्टलों में क्रिस्टलीकृत हो गई। यह एक गुणात्मक परिवर्तन था। दिव्य रत्न चमक रहे थे, दाव की रहस्यमय आभा से भरे हुए। हर एक दिव्य रत्न दाव की थोड़ी अलग आभा से भरा हुआ था, लेकिन वे सभी मिलकर एक संपूर्णता में समाहित हो गए थे। फुफ, उसके शरीर से ढेर सारे दिव्य रत्न निकले, उसके चारों ओर गोल गोल घूमते हुए, फिर उसके अंदर वापस उड़ गए। जैसे जैसे दिव्य रत्न उसके शरीर के अंदर बाहर उड़ते, हवा में नाचते, तारों की रोशनी से झिलमिलाते। सितारे, सुंदर आदमी ने धीरे से अपने आप से कहा, क्योंकि उसका मन कुछ ऐसी यादों से भरा हुआ था जिन्हें वह कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे सचमुच वापस जाना होगा। मुझे जाना ही होगा। मैं अवज्ञा नहीं कर सकता। ठीक है,
लेकिन तुम्हें वापस आना होगा स्टार चाइल्ड। मैं निश्चित रूप से करूंगा। किसने सोचा होगा कि यह विदाई शाश्वत हो जाएगी। वह अपने प्रिय को विदा होते समय आंसू बहाते हुए देखना कभी नहीं भूल पाएंगे। फुफ। अचानक अराजकता ऊर्जा उसके चारों ओर हलचल करने लगी क्योंकि कुल 12 दिव्य क्रिस्टल अचानक उसके चारों ओर प्रकट हो गए। धमाका। उस सुंदर पुरुष का दिव्य शरीर अलग हो गया और कुल 36,000 दिव्य क्रिस्टलों में बदल गया जो एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे। उनके दाव एक साथ मिलकर एक संपूर्ण रूप धारण कर गए जिससे पूर्णता की एक प्राकृतिक आभा फैल रही थी। सुधार। 36,000 दिव्य क्रिस्टल एक बार फिर एकत्रित हो गए और सूक्ष्म वस्त्रधारी मनुष्य में परिवर्तित हो गए। पूर्ण निपुणता। मैं आखिरकार एक मास्टर क्लास विश्व देवता बन गया हूँ। सूक्ष्म वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें उत्साह से भरी थीं और वह खुद से बुदबुदाया, ये मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया है। फुश। आकाशीय वस्त्र पहने वह व्यक्ति हवा में गायब हो गया। एक काले वस्त्र पहने आदमी महल के सामने बैठा शराब पी रहा था और नर्तकियों की एक टोली को अपने सामने नृत्य करते हुए देख रहा था। वहाँ संगीतकार भी मौजूद थे जो कुछ धुनें बजा रहे थे। हम विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने भौहें चढ़ाईं, फिर निर्देश दिया, तुम सब चले जाओ। हाँ, सभी नर्तक, सेवक और संगीतकार चले गए और महल में केवल विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ही रह गए। एक अकेला व्यक्ति महल में दाखिल हुआ। वह लंबे काले बालों वाला आकाशीय वस्त्र पहने एक आदमी। वह फॉगस्टोन का स्टार लॉर्ड था। स्टार चाइल्ड। विश्वदेव ब्लैकमिस्ट मुस्कुराया। उसने स्टारलॉर्ड को बड़े होते देखा था और स्टारलॉर्ड वाकई एक अद्भुत प्रतिभा था। वह बहुत तेजी से बड़ा हुआ और निखर गया था और बहुत पहले ही ब्लैकमिस्ट से आगे निकल गया था। ब्लैकमिस्ट उसे इतने लंबे समय से जानता और उसकी रक्षा करता था कि स्टारलॉर्ड खुद को लगभग ब्लैकमिस्ट का बेटा ही मानता था। दूसरे अंकल। स्टारलॉर्ड उसके बगल में बैठ गया। क्या बात है? विश्व देवता ब्लैकमिस्ट को अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं पहले ही एक मास्टर क्लास विश्व देवता बन चुका हूँ, स्टारलॉर्ड ने कहा। मास्टर क्लास? तुमने पूरी महारत हासिल कर ली है। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव प्रकट किए, लेकिन फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। ठीक है, मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ और समय का इंतजार कर रहा हूँ। जब पिताजी बैडलैंड्स क्षेत्र छोड़कर साहसिक कार्य पर निकले तो वे कभी वापस नहीं लौटे। उस समय फॉगस्टोन डोमिनियन बहुत कमजोर था। मेरे पास बदला लेने का कोई रास्ता नहीं था। मैं बस प्रशिक्षण जारी रख सकता था और अंततः मैं विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बन गया। हालांकि वह कमीना उल्लू सोर अंततः देव सम्राट ब्लैकलोड से जा मिला। अगर मैं फॉगस्टोन डोमिनियन की सारी सेनाओं को उनके खिलाफ कमान देता तो भी अंतिम परिणाम यही होता कि हमारे दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता। जहां तक उल्लू सोर की बात है, अगर वह भागने पर ध्यान केंद्रित करता तो शायद मैं उसे पकड़ नहीं पाता। फॉगस्टोन वंश की खातिर मैं अपनी नफरत सहता रहा हूँ और समय का इंतजार करता रहा हूँ। अब जब मैं एक मास्टर क्लास विश्व देवता बन गया हूँ तो अब कुछ करने का समय आ गया है, स्टारलॉर्ड ने कहा। लेकिन विश्व देवता ब्लैकमिस्ट हिचकिचाया। वह निश्चित रूप से स्टारलॉर्ड और केओस इम्मोर्टल ओवलसोअर के बीच की दुश्मनी के बारे में जानता था। जब स्टारलॉर्ड बहुत कमजोर हो गया था तो विश्व देवता ब्लैकमिस्ट उसके साथ बाहरी दुनिया में घूमता था। अपने भ्रमण के दौरान स्टारलॉर्ड का सामना एक अमर महिला से हुआ। दोनों काफी कमजोर थे, फिर भी अंततः एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उस समय विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने एक बूढ़े सेवक से ज्यादा कुछ नहीं होने का नाटक किया था। दोनों के मिलने के कुछ समय बाद स्टारलॉर्ड के पिता, जो उस समय स्वयं फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड थे, ने उन्हें बुलाया, इसलिए उन्हें तुरंत फॉगस्टोन वापस जाना पड़ा। उस अमर महिला का प्रश्न ये था कि वह अपने कुल के प्रति अपने कर्तव्य से बंधी हुई थी, इसलिए उसे उसी में रहना पड़ा और इस बिछड़न के साथ उनकी विदाई शाश्वत हो गई। स्टारलॉर्ड के फॉगस्टोन लौटने के बाद उसके पिता ने उसकी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली और फिर ग्रह छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। केओस इम्मोर्टल ओवलसोअर एक विशाल पाप खजाने को परिष्कृत कर रहा था। उसने अपने पाप खजाने को उनके खून से पवित्र करने के लिए अनगिनत निर्दोष साधकों का कत्लेआम किया। और अफसोस, स्टारलॉर्ड की प्रेमिका का कबीला उन कबीलों में से एक था जो मिट गए थे। जब तक स्टारलॉर्ड को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टारलॉर्ड अपनी प्रेमिका के कुल के विनाश के सामने फूट फूट कर रोया था। उसने कसम खाई कि वह बदला लेगा। उस दिन से स्टारलॉर्ड में नाटकीय गति से सुधार होने लगा और वह आश्चर्यजनक रूप से कम समय में ही विश्व स्तर पर पहुंच गया। ऐसा करने के बाद वह लगातार तेजी से आगे बढ़ता रहा, बिना रुके लगातार सफलताएं प्राप्त करता रहा और अब वह एक उत्कृष्ट विश्व देवता बन गया था। यहाँ तक कि उसकी तलवारबाजी भी अब विश्व देवता ब्लैकमिस्ट से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, स्टारलॉर्ड गुर्राया। मैं सचमुच नहीं कर सकता। मैं पहले ही पूर्ण महारत के स्तर पर पहुंच चुका हूँ। मुझे और कितना मजबूत बनना है? क्या मुझे डाउनलॉर्ड बनने तक इंतजार करना चाहिए? ये बहुत मुश्किल है। अगर मैं 100 और अराजकता चक्रों तक भी इंतजार करूं तो भी शायद मैं इसे हासिल नहीं कर पाऊंगा। अब जब मैं पूर्ण निपुणता के स्तर पर पहुंच गया हूं तो मैं फिलहाल जितना संभव हो सकता हूं उतना मजबूत हूं। हम इस हमले में जरूर जीतेंगे। मैं खुद भी इसमें हिस्सा लूंगा। केओस इम्मोर्टल ओवलसोअर किसी भी तरह बच नहीं पाएगा। स्टारलॉर्ड का सुंदर चेहरा क्रोध और बर्बरता से विकृत हो गया था। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ये देखकर मन ही मन आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। अतीत में स्टारलॉर्ड साधना के प्रति हमेशा निश्चिंत और उदासीन रहे थे। ये सब उनके जुनून, बदला लेने की उनकी जिद्दी इच्छा के कारण ही था कि वे एक साधना प्रेमी में बदल गए और इतनी तेजी से तरक्की की।
दरअसल इतने समय पहले बदला लेने के लिए न निकलने का एकमात्र कारण यही था कि उन्हें फॉक्सटोन वंश की रक्षा की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया था। स्टार चाइल्ड, अगर तुम बदला लेने जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने कहा। लेकिन पहले तुम्हें जाकर फॉक्सटोन डोमिनियन के दूसरे विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को मनाना होगा। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे, हमारी संभावना उतनी ही बेहतर होगी। ठीक है, फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड ने सिर हिलाया। पुस्तक 24, अध्याय 35, आदेश। अक्सर कहा जाता था कि फॉक्सटोन डोमिनियन में कुल 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे। हालांकि यह उन लोगों के लिए था जो इस क्षेत्र में स्थायी रूप से रहते थे। फॉक्सटोन डोमिनियन का 96 अराजकता लोगों पर प्रभुत्व था। कई वर्षों के दौरान इसने कई विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को जन्म दिया था। उनमें से कई, जैसे कि स्टारलॉर्ड के पिता, बैडलैंड्स क्षेत्र छोड़कर दूसरे देशों में साहसिक यात्राएं करने लगे थे। सच तो ये है कि कई विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ऐसे थे जो दूसरे क्षेत्रों में भटकते रहे। यहाँ तक कि स्टारलॉर्ड ने भी अपनी युवावस्था के बावजूद कई क्षेत्रों का दौरा किया था। वर्तमान में फॉक्सटोन ग्रह पर 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे। स्टारलॉर्ड, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट और अमर स्काईराम सभी फॉक्सटोन वंश के सदस्य थे। बाकी 6 के साथ विशिष्ट अतिथियों और सम्मानित जागीरदारों जैसा व्यवहार किया जाता था। अगर स्टारलॉर्ड की इच्छा हो तो मैं इस युद्ध में भाग लेने के लिए सहमत हूँ। ब्लैकलोथ साम्राज्य के विरुद्ध हमारे अभियान में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो भी मुझे खुद को जिंदा रखने पर ध्यान देना होगा, एक गंजे सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। सब कुछ योजना के अनुसार होने दो। मैं भी इससे सहमत हूँ। सही, स्वीकार्य। हाँ, मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं बाहरी दुनिया में रोमांच से भरा था। मैं बहुत लंबे समय से फॉक्सटोन ग्रह पर एकांत में रह रहा हूँ। अब एक अच्छी लड़ाई का समय आ गया है। चूंकि स्टारलॉर्ड ने इतनी भारी कीमत चुकाई है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से सहमत होने को तैयार हैं। अंत में 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ब्लैकलोथ साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। स्टारलॉर्ड ने सिर हिलाया। दूसरे अंकल, मुझे आपको बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड का दौरा करने और माइनर 1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन और माइनर 1000 एंसेस्ट्रल इमॉर्टल्स फॉर्मेशन खरीदने के लिए परेशान करना होगा, स्टारलॉर्ड ने कहा। हो गया, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने सिर हिलाया। सब लोग, जब समय आए तो बस योजना का पालन करो, इससे तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, स्टारलॉर्ड ने कहा। मैं तुमसे बहुत सारे दुश्मनों को मारने पर जोर नहीं देता, मुझे बस उन्हें बांधने में तुम्हारी मदद चाहिए। चिंता मत करो स्टारलॉर्ड, हमारे जैसे लोगों के लिए यह एक छोटा सा काम है। आपने जो कीमत चुकाई है उसे देखते हुए स्टारलॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि ब्लैकलोथ साम्राज्य कैसे जीत सकता है। ये जागीरदार विश्व स्तरीय विशेषज्ञ, जिनमें कैओस इमोर्टल एबिसिस भी शामिल था, मन ही मन इस बात पर आश्चर्य से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए कि फॉक्सटोन वंश कितना प्राचीन और गहरा था। वे वास्तव में फॉक्सटोन सेना के लिए एक माइनर 1000 एल्डर गॉड फॉर्मेशन खरीदने में सक्षम थे। सच तो ये है कि अनगिनत वर्षों में फॉक्सटोन डोमिनियन के पास ऐसी 3 संरचनाएं आ गई थीं। अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए वे एल्डर गॉड्स और पैतृक अमरों के लिए इन संरचनाओं के 3 सेट खरीदने वाले थे। 6 जागीरदारों में सबसे अथाह शक्तिशाली अमर एबिसिस भी अपनी एक संरचना सेट उधार दे रहा था। इन संरचनाओं के जरिए हजारों बड़े देवता या अमर पूर्वज एक साथ युद्ध में शामिल हो सकते थे। हर एक के लिए लगभग 300 घनों की जरूरत होती थी। ज्यादातर विश्व स्तरीय विशेषज्ञ इतनी कीमत नहीं चुका पाते, उनकी सारी संपत्ति मिलाकर भी इतनी कीमत नहीं होती। एक तथाकथित मेजर 1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन वास्तव में कुल 9000 लोगों को युद्ध में एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति देता था। हालांकि ये फॉर्मेशन बहुत महंगे थे, इनकी कीमत लगभग एक शाश्वत हथियार जितनी थी। हालांकि ये फॉर्मेशन बेहद शक्तिशाली भी थे। एक बार कोई विश्व स्तरीय विशेषज्ञ इस फॉर्मेशन में फंस जाए तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। विंसोस कैओसवर्ल्ड, ईस्ट केल्म पर्वत, निंग हेवनेगेजर टॉवर ऑफ रेडियंस के भीतर कमल की स्थिति में बैठा था। स्टारसीजिंग हैंड के 7वें चक्र पर काम कर रहा था। हालांकि उनका ज्यादातर समय तलवारबाजी में बीता, फिर भी उन्हें साधना के दूसरे क्षेत्रों में भी बारी बारी से जाना पड़ा। विंसोस कैओसवर्ल्ड में पिछली कुछ शताब्दियों के दौरान निंग, फॉक्सटोन एपोकैलिप्स और 9 एलिमेंट्स एनिहिलेशन के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करके मोटे तौर पर यह समझने में कामयाब रहे थे कि स्टारसीजिंग हैंड का 7वां चक्र कैसे काम करेगा। मास्टर, अचानक बाहर से एक आवाज आई। निंग ने अपनी आंखें खोलीं। उसने बाहरी दुनिया की आवाजों को नहीं रोका था, इसलिए वह सुन पा रहा था कि हेवनेगेजर टावर के बाहर क्या हो रहा है। स्वूश, निंग अचानक एक अध्ययन कक्ष में प्रकट हुआ। उसने हाथ हिलाया, जिससे मेज के ऊपर रखा हेवनेगेजर टावर गायब हो गया। चीख, उसने दरवाजा खोला। अध्ययन कक्ष के बाहर एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग खड़ा था। गुरुजी, फॉक्सटोन ग्रह से आदेश आ गए हैं। बड़े देवता वाइल्ड डॉग ने जल्दी से कहा। यहाँ तैनात तीनों कप्तानों को पहले ही बुला लिया गया है। ऑर्डर। निंग चौंका, फिर सिर हिलाया। चलो देखते हैं, क्या सभी को फॉक्सटोन लौटना है? सुनहरे वस्त्रधारी एल्डर गॉड माउंटेन ईटर ने चौंक कर कहा। क्या अब विंसोस कैओसवर्ल्ड पर सैनिकों को तैनात करने की कोई आवश्यकता नहीं है? अन्य 2 कप्तान टियवल और सोलफ्लाइट भी पूरी तरह से हैरान थे। जहां तक निंग का प्रश्न है, उसने अपने सामने खड़े दूत की ओर देखा। दूत ने निंग से आदरपूर्वक कहा, सेनापति महोदय, कप्तानों, यह आदेश स्वयं स्टारलॉर्ड की ओर से है। आप स्वयं देख सकते हैं। ये कहते हुए उसने निंग को एक चमकता हुआ सुनहरा स्क्रॉल थमा दिया।
निंग ने पुस्तक खोली और उसे ध्यान से पढ़ा। स्क्रॉल पर लिखे शब्द दिव्य शक्ति से अंकित थे और उनकी आभा वास्तव में स्टार लॉर्ड की आभा थी। तुम तीनों भी देख सकते हो। निंग ने स्क्रॉल आगे बढ़ाया। एल्डर गॉड माउंटेन ईटर, इमोर्टल सोल फ्लाइट और एल्डर गॉड टेबल ने स्क्रॉल स्वीकार कर लिया और उसे देखकर हैरान रह गए। उनमें से किसी ने भी आदेश की वैधता पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि स्क्रॉल या संदेशवाहक को नकली बनाना संभव नहीं था। जो कोई भी ऐसा स्क्रॉल बना सकता था जो उन्हें बेवकूफ बना सके, वह इतना शक्तिशाली था कि उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी। यह एक महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र है, लेकिन वह वास्तव में सभी सैनिकों को वापस बुला रहा है। इतने वर्षों में जब से मैं यहाँ हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, एल्डर गॉड माउंटेन ईटर ने धीमी आवाज में कहा। बहुत अच्छा, निंग ने सिर हिलाया और फिर निर्देश दिया। चूंकि स्टार लॉर्ड ने आदेश दिया है, हम सभी को तुरंत फॉक्सटोन लौट जाना चाहिए, और आदेश में कहा गया है कि हमें चुपके से वापस लौटना होगा। ठीक है, तीनों कप्तानों ने सिर हिलाया। निंग ने स्वॉर्डफादर ट्राल्स को ईस्टर्न पर्वतों में छोड़ दिया ताकि आसपास के क्षेत्र में रहने वाले अमर और दुष्ट देवताओं की रक्षा कर सके। बाकी सभी, जैसे फ्लिमफेरी सू यूजी या एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग, निंग के साथ इस स्थान को छोड़कर चले गए। वे चुपके से आगे बढ़े। निंग अपने अनुचरों के साथ साथ फॉक्सटोन सेना के सैकड़ों बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को लेकर विंसोस कैओसविल से दूर फॉक्सटोन ग्रह की ओर चल पड़ा। फॉक्सटोन पहुंचने पर निंग को एहसास हुआ कि हजारों बड़े देवता और पैतृक अमर सभी यहाँ एकत्र हुए थे। बहुत समय हो गया है जब मैंने इतने सारे बड़े देवताओं और पैतृक अमरों को देखा है। इतने सारे, सभी सैनिक आश्चर्य से आहें भरने लगे, फिर 4-5 के समूहों में बंटने लगे। जनरल, स्टार लॉर्ड ने आपको बुलाया है। निंग के लिए हालात उतने सुकून भरे नहीं होंगे जितने आम सैनिकों के लिए थे। उसे तुरंत स्टार लॉर्ड की जागीर में बुला लिया गया। स्टार लॉर्ड की संपत्ति, एक पार्श्व कक्ष में 4 आकृतियां बैठी हुई थीं। अरे, बगल वाले कमरे में घुसते ही निंग ने तुरंत उन 4 बैठी हुई आकृतियों को देखा। उन सभी की आभा असाधारण थी और रूप भी अलग अलग थे। नमस्कार जनरलों, निंग सबसे पहले बोला। मैंने सुना है कि हमारी फॉक्सटोन सेना को एक नया सेनापति मिल गया है जो विश्व देवता ब्लैकमिस्ट के विरुद्ध युद्ध करेगा। अफसोस की बात है कि जब तक मुझे ये पता चला, साथ ही दाववादी सनराइज, तुम फॉक्सटोन छोड़ चुके थे। सफेद वस्त्र पहने एक लंबा, हट्टा कट्टा, शल्कदार विदेशी साधक सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला था। नमस्कार, तलवार अमर सूर्योदय, भाई सनराइज, अगर हमारे पास कुछ खाली समय हो तो हमें भी अभ्यास करना चाहिए। चारों सेनापति निंग के प्रति काफी दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। आखिरकार वे एक ही पक्ष के थे और उन्होंने एक दूसरे का साथ देने की पूरी जिंदगी की कसम खा रखी थी। स्वाभाविक रूप से वे एक मजबूत सेना रहे होंगे। जल्द ही छठे जनरल के साथ साथ एल्डर गॉड इम्पीरियस भी वहां आ पहुंचे। स्टार लॉर्ड आ गया है। सातों बाहर की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि विशाल आकाशीय आभा उनकी ओर आ रही है। कुछ ही क्षणों बाद एक आकाशीय वस्त्रधारी व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ। नमस्कार, स्टार लॉर्ड। 6 सेनापतियों और एल्डर गॉड इम्पीरियस ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। स्टार लॉर्ड मुख्य सीट पर बैठ गए। आप भी बैठ सकते हैं। धन्यवाद, स्टार लॉर्ड। निंग और बाकी सभी बैठ गए। मैंने हमारे सभी बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को फॉक्सटोन में बुला लिया है। मुझे लगता है कि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। स्टार लॉर्ड के चेहरे पर मुस्कान थी। निंग और बाकी सभी लोग काफी उत्सुक थे। चूंकि स्टार लॉर्ड ने अपनी बिखरी हुई सारी सेनाओं को बुला लिया था, तो इसके पीछे जरूर कोई खास वजह होगी। पूरी फॉक्सटोन सेना लामबंद होने वाली है। हर विश्व स्तरीय विशेषज्ञ और हर सैनिक आगे बढ़ेगा और ब्लैकक्लॉथ साम्राज्य पर हमला करेगा, स्टार लॉर्ड ने कहा। क्या? हर कोई हैरान था। निंग भी स्तब्ध रह गया। हालांकि वह माइंड लॉर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था, फिर भी यह खबर सुनकर वह स्तब्ध रह गया। आमतौर पर बैडलैंड्स क्षेत्र के विभिन्न संगठन एक दूसरे के खिलाफ केवल छोटी मोटी झड़पें ही करते थे। ये झड़पें केवल अपने अपने गणों के भीतर के ज्येष्ठ देवताओं और पैतृक अमरों को शांत करने के लिए होती थीं। बात शायद ही कभी एक पूर्ण युद्ध तक पहुंचती। उस स्तर के युद्ध का उस क्षेत्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था और भयानक जनहानि होती थी। हालांकि फॉक्सटोन डोमिनियन में 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे, ब्लैकक्लॉथ साम्राज्य में 6 थे। इसके अलावा साधकों के बीच युद्ध केवल संख्या पर निर्भर नहीं होता। एक शक्तिशाली विश्व स्तरीय विशेषज्ञ संभवतः 7 या 8 कमजोर विश्व स्तरीय विशेषज्ञों का मुकाबला कर सकता था। एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ, जैसे कि विश्व देवता नॉर्थरेस्ट, जब वह वायलेट ज्वेल का प्रयोग करता था तो अपने मार्ग में आने वाले 10 साधारण विश्व देवताओं का आसानी से वध कर सकता था। इस प्रकार संख्याएं ही सब कुछ नहीं थीं। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि विभिन्न विश्व स्तरीय विशेषज्ञ अपनी आस्तीन में क्या छिपाए हुए थे। हमारी योजना पहले ही तैयार हो चुकी है, स्टार लॉर्ड ने कहा। तुम सातों में से प्रत्येक 999 बड़े देवताओं या पैतृक अमरों पर नियंत्रण करेगा। तुम कुल मिलाकर 6 लघु 1000 बड़े देवताओं का समूह और 1 लघु 1000 पैतृक अमर समूह बनाओगे। 7 संरचनाएं। निंग मन ही मन ये सुनकर चौंक गया। एक ऐसा संगठन जो हजारों बड़े देवताओं को अपनी शक्ति में शामिल होने की अनुमति देता है, कुछ कमजोर विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को घेर कर मार सकता है, यहाँ तक कि शक्तिशाली लोग भी कुछ समय के लिए उनके आगे स्तब्ध रह जाएंगे। इंपीरियस पैतृक अमरों के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि तुम 6 लोग एल्डर गॉड्स के लिए जिम्मेदार होगे। मैं तुम सबको इन संरचनाओं से परिचित होने के लिए 1 महीने का समय देता हूँ, स्टार लॉर्ड ने कहा। अब से 1 महीने बाद हम ब्लैकक्लॉथ साम्राज्य की ओर प्रस्थान करेंगे। स्वीकार किया। 6 जनरलों और बड़े भगवान इंपीरियस सभी ने एक साथ सहमति व्यक्त की।
पुस्तक 24 अध्याय 36 तलवार से फिर से युद्ध। जी निंग और बाकी जनरलों ने एक एक टुकड़ी स्वीकार की और फिर वहां से चले गए। चूंकि निंग के पास फॉक्सटोन ग्रह पर अपनी जागीर नहीं थी, इसलिए फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड ने उसके लिए विशेष व्यवस्था की। निंग को जो संपत्ति दी गई थी वह लगभग 100 किलोमीटर लंबी थी। कभी यह बगीचों और तालाबों से भरी हुई थी, लेकिन अब यह सब कुछ तहस नहस हो गया है क्योंकि यहाँ एक सैन्य अभ्यास स्थल स्थापित कर दिया गया है। जनरल, बुजुर्ग देवताओं का एक समूह ड्रिल ग्राउंड पर खड़ा था और निंग को देख रहा था। 9 कप्तान, निंग ने पुकारा। प्रस्तुत। तुरंत 9 स्वर्ण स्तर के बड़े देवताओं ने निंग की पुकार का जवाब दिया। तुममें से प्रत्येक कुल 110 बड़े देवताओं की कमान संभालेगा। इस संरचना से परिचित होने और इस पर बेहतर नियंत्रण पाने में कुछ समय बिताओ। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे 9 गहरे सुनहरे रंग की डिस्क उन 9 कप्तानों की ओर उड़ गईं। पूरी फॉक्सटोन सेना में एक बड़ा बदलाव किया गया था और विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के कुछ निजी सेवकों को भी इसमें शामिल होने के लिए भेजा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक दल में पर्याप्त सैनिक हों। 9 कप्तानों ने गहरे सुनहरे रंग की डिस्कों को स्वीकार कर लिया, उन्हें जल्दी से बांध दिया और उनके भीतर छिपे रहस्यों से स्वयं को परिचित कर लिया। बाकी तुम लोगों की बात करें तो। निंग ने दूसरे बड़े देवताओं की ओर देखा, फिर अपना हाथ फिर से लहराया, जिससे हवा में बड़ी संख्या में थोड़े छोटे आकार के गठन चक्र प्रकट हो गए। इन गठन चक्रों को ढंकने वाले दिव्य रूम भी थोड़े कम जटिल थे। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने कप्तानों के साथ सहयोग करो। तुम्हारी गठन चक्रें थोड़ी सरल होंगी। मुझे विश्वास है कि 4-5 दिनों में तुम उनमें पारंगत हो जाओगे। फुश फुश फुश। 900 से ज्यादा डिस्क बड़े देवताओं की ओर उड़ गईं और हर बड़े देवता को एक मिला। जहां तक मेरी बात है, निंग ने बताया, मैं इस टीम के केंद्र में रहूंगा और 9 कप्तानों का नेतृत्व करूंगा। मुझे लगता है तुम्हें पहले से ही अंदाजा हो गया होगा कि ये क्या है। सही कहा, ये लघु हजार ज्येष्ठ देवों का समूह है। निंग ज्येष्ठ देवों के चेहरों पर उत्सुकता के भाव देख सकता था। ज्यादातर शायद मन ही मन में फुसफुसा रहे थे, इसलिए निंग सीधे मुद्दे पर आ गया। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी बड़े देवता चुप हो गए। एक छोटा 1000 बुजुर्ग देवताओं का गठन, एक ऐसी संरचना जो हजारों बड़े देवताओं को अपनी शक्ति को एक साथ पूरी तरह से संयोजित करने और उसे प्रकट करने की अनुमति दे। माना जाता है कि ऐसी संरचना में फंसे कमजोर विश्व देवता भी इससे मारे जाएंगे। क्या उन्हें वास्तव में ऐसी पौराणिक रूप से शक्तिशाली संरचना का उपयोग करने का मौका मिलने वाला था? 100 बड़े देवताओं का गठन, लघु 1000 बड़े देवताओं का गठन, प्रमुख 1000 बड़े देवताओं का गठन। ये संरचनाएं किसी एक शक्ति या किसी एक डाउनलॉर्ड्स द्वारा विकसित नहीं की गई थीं। इन्हें अनगिनत वर्षों में प्रमुख शक्तियों की कई पीढ़ियों द्वारा विकसित और परिष्कृत किया गया था। अब तक ये परम पूर्णता के बिंदु पर पहुंच चुकी थीं। ये कहा जा सकता है कि इन संरचनाओं को और बेहतर बनाने का कोई तरीका नहीं था। ये पूरी तरह से मानकीकृत और परिष्कृत हो चुकी थीं और इसलिए सभी लघु 1000 ज्येष्ठ देव संरचनाएं एक दूसरे के समान थीं, जो 1000 ज्येष्ठ देवों को अपनी संयुक्त शक्ति की पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाती थीं। आज से निंग ने बड़े देवताओं को अपनी नजरों से देखा। तुम्हें बस एक ही काम सौंपा जाएगा। तुम्हें जल्द से जल्द इस संरचना में महारत हासिल करनी है। तुम अपने कप्तानों और साथियों के साथ छोटे छोटे समूहों में अभ्यास कर सकते हो। हर 3 दिन में हम सब एक संयुक्त अभ्यास सत्र के लिए इकट्ठा होंगे। ठीक है, जाओ और संरचना पर ध्यान करो, निंग ने आदेश दिया। हाँ जनरल, सभी बड़े देव सैनिकों ने एक स्वर में उत्तर दिया। निंग की अपनी फॉर्मेशन डिस्क सबसे जटिल डिस्क थी। वह फॉर्मेशन के केंद्र में होगा और उसे सामंजस्य बिठाने के लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए निंग ने हिवनगेजर टॉवर में प्रवेश किया ताकि उस पर विस्तार से ध्यान कर सके। हिवनगेजर टॉवर के अंदर 6 दिन बिताने के बाद निंग ने उस फॉर्मेशन में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली। 3 दिन बाहरी दुनिया में बीते। फॉक्सटोन ग्रह, निंग की संपत्ति के सामने स्थित ड्रिलिंग ग्राउंड। संरचना को इकट्ठा करो, निंग ने आदेश जारी किया। गड़गड़ाहट। तुरंत हजारों संरचना चक्र आपस में जुड़ गए, जिससे प्रकाश की अनगिनत धाराएं फूट पड़ीं और एक ऐसा जाल बन गया जिसने हर एक बड़े देवता को ढंक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा क्षेत्र प्रकाश के इस जाल से पूरी तरह घिरा हुआ हो। कितना अजीब एहसास था। निंग वहीं खड़ी रही, उसका सिर आसमान की ओर उठा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस इलाके के आकाश और धरती के साथ एक हो गई हूँ। एक बार संरचना स्थापित हो जाने के बाद उपयोगकर्ता इस आयाम के साथ एकाकार हो जाते थे और अपनी एक अलग दुनिया बना लेते थे। यही कारण था कि वे विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के विरुद्ध भी समान रूप से लड़ने में सक्षम थे। अरे, निंग ने एक हृष्ट पुष्ट एल्डर गॉड कैप्टन की ओर नजर घुमाई। उसके क्षेत्र में सेना का गठन थोड़ा कांप रहा था। मैं अभी भी इस संरचना का आदी नहीं हूँ। कप्तान ने एक शर्मिंदगी भरा मानसिक संदेश भेजा। निंग ने जवाब दिया, जल्दी से आदी हो जाओ। हाँ। हटे कट्टे कप्तान को खुद एहसास हुआ कि बाकी 8 कप्तान अपने अपने हिस्सों पर पूरी तरह नियंत्रण में थे। वह अकेला था जो पीछे छूट रहा था। जहां तक आम एल्डर गॉड सैनिकों की बात है, उनमें से भी कुछ काफी अस्थिर थे। हालांकि चूंकि वे सैनिक सहायक भूमिकाएं निभाते थे, इसलिए उनकी अस्थिरता से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वे टहनियों जैसे थे, जबकि 9 कप्तान शाखाओं जैसे थे। जहां तक निंग की बात है, वह तो पेड़ का तना था। अगर निंग को कुछ हो गया तो पूरा ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। एक अपनी दुनिया। एक बार जब हम हमला करेंगे तो हम न सिर्फ सभी बड़े देवताओं की शक्ति से बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति से भी हमला करेंगे। निंग ने मन ही मन सिर हिलाया। किसी भी एक बड़े देवता पर दुश्मन का हमला पूरी संरचना में, साथ ही उस संरचना द्वारा बनाई गई दुनिया में भी फैल जाएगा।
सबसे ज्यादा संभावना है कि 99% शक्ति दुनिया में फैल जाएगी। वास्तव में हजारों बड़े देवताओं पर केवल थोड़ी सी शक्ति ही उतरेगी। इस प्रकार अधिकांश विश्व स्तरीय विशेषज्ञ उन हजारों बड़े देवताओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे जो इस प्रकार की संरचना में एक साथ आए थे। कमजोर देवता तो वास्तव में मारे जाएंगे। ठीक है, हमारे ज्यादातर बड़े देवता इस तकनीक में महारत हासिल कर चुके हैं। वापस जाओ और इस पर कुछ और समय बिताओ। मुझे उम्मीद है कि अब से 3 दिन बाद हमारी संरचना और भी बेहतर हो जाएगी, निंग ने कहा। हाँ जनरल, बड़े देव सैनिक सभी बहुत उत्साहित थे। ये पहली बार था जब वे इतनी जबरदस्त ताकतवर सेना का हिस्सा थे। हालांकि वे इस शक्तिशाली संरचना की केवल शाखाएं थीं, फिर भी इस संरचना द्वारा निर्मित दुनिया का मानना था कि वे उनमें से प्रत्येक को विश्वदेव की शक्ति की दहलीज तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे। जहां तक 9 कप्तानों की बात है, वे और भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे। संरचना के केंद्र के रूप में निंग उन सभी में सबसे शक्तिशाली था। अब वह उस समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था जब वह अकेला था और नीलापुष्प धुंध ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। वूश! बड़े भगवान के सैनिक जल्दी से चले गए और अभ्यास स्थल शांत हो गया। अरे, जैसे ही निंग जाने के लिए मुड़ा, उसने अचानक एक आकृति को प्रकट होते देखा। काले लबादे पहने, बिखरे बालों वाला एक आदमी अभ्यास मैदान में आ गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह इत्मीनान से टहलता हुआ निंग की ओर बढ़ रहा था। निंग हैरान था। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट, वह यहाँ क्यों आया था? नमस्कार वरिष्ठ, निंग ने तुरंत आदरपूर्वक उसे पुकारा। मुझे लगा कि आप फॉर्मेशन बना रहे हैं, इसलिए मैंने नजर डाली। आपकी सेनाएं काफी तेज हैं। फॉर्मेशन लगभग तैयार है और इस पर आपका नियंत्रण बेहतरीन है। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट हंसे। कोर फॉर्मेशन डिस्क सबसे जटिल डिस्क है। 3 दिनों के भीतर इसमें महारत हासिल कर पाना प्रभावशाली है। निंग ने जल्दी से कहा, मैंने असल में कुल 6 दिन बिताए। मैंने अपने समय को तेज करने के लिए एक लौकिक खजाने की मदद ली। ओह! विश्व देवता ब्लैकमिस्ट खुद को आश्चर्यचकित होकर हंसने से नहीं रोक पाए। ये डार्कनॉर्थ वाकई बहुत ईमानदार इंसान था। स्टारलॉर्ड ने तुम्हें 1 महीना दिया था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि कोर डिस्क में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल है। 6 दिन फिर भी प्रभावशाली हैं। विश्वदेव ब्लैकमिस्ट ने आगे कहा, पिछली बार जब तुमने मुझसे मुकाबला किया था तो मैं देख सकता था कि तुम्हारी तलवारबाजी एक बड़ी सफलता हासिल करने के कगार पर है। क्या तुम सफल हुए? निंग ने कहा, मैंने वास्तव में एक सफलता हासिल की है। ओह! विश्व देवता ब्लैकमिस्ट की आंखें चमक उठीं। वह खुद को रोक नहीं सका। फॉगस्टोन के बड़े देवताओं और पैतृक अमर देवताओं में से तलवार के ताव में एकमात्र विशेषज्ञ जी निंग ही था। तो फिर चलो थोड़ी बहस करते हैं, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने कहा। हाँ, निंग भी उत्साहित हो रहा था। फुस! निंग ने एक लंबी तलवार निकाली जो पतझड़ के पानी में बहती हुई प्रतीत हो रही थी। यह वही लचीली दाव तलवार थी जो उसने हासिल की थी। चूंकि वे बस एक दूसरे से जूझ रहे थे और एक दूसरे की तलवारबाजी की कला को परख रहे थे, इसलिए शाश्वत हथियार निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। सावधान रहो। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक साधारण सी दिखने वाली लंबी तलवार प्रकट हुई। स्वाभाविक रूप से वह किसी जूनियर के खिलाफ मुकाबले में अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। चेहरे पर मुस्कान लिए विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने हाथ में तलवार लेकर हमला कर दिया। जब तलवार की रोशनी चमकती तो मानो आकाश और धरती उसकी रोशनी से भर जाते। आसपास का इलाका मानो काली धुंध के अंतहीन धुएं में तब्दील हो गया हो और अचानक धुंध के भीतर से तलवार की रोशनी की एक विचित्र लेकिन प्रभावशाली लकीर उभर आई। निंग बिल्कुल शांत रहा। वह जानता था कि यह विश्व देवता ब्लैकमिस्ट की तलवारों की दुनिया है। तोड़ो! निंग ने भी एक अत्यंत क्रूर वार किया। जब उसकी तलवार निकली तो वह प्रकाश की धारा की तरह थी। ये ब्राइट मून तलवार कला का सबसे तेज और सबसे भेदक रुख था। ब्लड ड्रॉप रुख। अब तक ये रुख नेमलेस तलवार कला के किलस्वॉर्ड रुख के सार से पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। नेमलेस तलवार कला वास्तव में तलवार के बारे में समझ के एक खास दायरे का प्रतिनिधित्व करती थी। इसकी तकनीकों का सार आत्मसात करने के बाद निंग ने उन्हें पूरी तरह से ब्राइट मून में समाहित कर लिया था। जब किलस्वॉर्ड का प्रहार होता था तो वह कुछ भी नहीं रोक पाता था। एक बार जब तलवार का प्रहार होता था तो वह अपने साथ एक गंभीर संकल्प का आभामंडल लेकर आती थी। धमाका! निंग की तलवार की रोशनी ब्लैकमिस्ट की अजीब तलवार की रोशनी से टकराई और उसे चकनाचूर कर दिया। ये तलवारबाजी काफी चतुराई भरी है। पिछली बार आपकी तलवारबाजी पूर्ण नियंत्रण और पूर्ण दोषहीनता पर केंद्रित थी। इस बार यह उल्टा है। आप बाकी सबको नजरअंदाज करके एक ऐसे हमले को अपनाते हैं जो कुछ भी रोक नहीं पाता और उसे क्रूर संकल्प से भर देता है। सिर्फ बर्बरता में ही आप औसत तलवारबाजी के स्तर के काफी करीब हैं। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट की आवाज गूंजी। सौभाग्य से मैं तलवारबाजी के स्तर पर नया नहीं हूँ। निंग की तलवार कला की शक्ति बहुत जबरदस्त थी। किलस्वॉर्ड की मुद्रा का सार दुश्मन के प्रति क्रूर और स्वयं के प्रति निर्दयी होना था। ये किसी भी प्रकार के बचाव को नजरअंदाज कर देता था और कुछ भी रोक नहीं पाता था और एक ऐसा अतुलनीय प्रहार करता था जिसकी शक्ति किसी साधारण तलवार जगत की शक्ति के लगभग बराबर होती थी। केवल वही व्यक्ति इस तकनीक का इस्तेमाल बिना खुद को चोट पहुंचाए कर पाएगा जिसने पहले ही हाथस्वॉर्ड मुद्रा में महारत हासिल कर ली हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हाथस्वॉर्ड मुद्रा में महारत हासिल नहीं की है इस तकनीक का प्रशिक्षण लेता है तो उसके पास वह अचूक नियंत्रण नहीं होगा जो ये सुनिश्चित कर सके कि कोई भी मौका न बचे।
इसका नतीजा ये होगा कि अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार पाएंगे तो आपका प्रतिद्वंद्वी आपकी कमियों का फायदा उठाकर आपको मार डालेगा। केवल जब हाथस्वॉर्ड रुख में महारत हासिल हो जाती है तभी कोई इस तरह के खतरनाक विनाशकारी रुख का उपयोग कर सकता है। ब्लैकमिस्ट जितनी देर लड़ता उतना ही ज्यादा उत्साहित होता जाता। ये ड्राकनॉर्थ वाकई तलवारबाजी में माहिर था। पिछली लड़ाई के बाद से उसमें जबरदस्त सुधार आया था। क्रूर और हिंसक किलस्वॉर्ड स्टांस के अलावा निंग के पास असल में एक और तलवारबाजी थी जो ब्लैकमिस्ट के लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। ये कुछ ऐसा था जो निंग ने वायलेट ज्वेल के सार तत्व के आधार पर गढ़ा था। हालांकि यह पूरी तरह से आकार नहीं ले पाया था, फिर भी ब्लैकमिस्ट का दिल दहलाने के लिए काफी था। बस विश्व देवता ब्लैकमिस्ट हंसा। मैं एक अराजकता हथियार और एक बड़े देवता की शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं पराजित होने के कगार पर हूँ। मैं एक दाव हथियार का उपयोग कर रहा हूँ, निंग ने जल्दी से समझाया। ओह, तो बात ऐसी ही है। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने निंग की लचीली तलवार पर नजर डालते हुए एक बार फिर आश्चर्य से हंसी। इससे बात समझ में आ गई। मेरी तलवारबाजी तुम्हारी तलवारबाजी से कहीं ज्यादा गहरी है, फिर भी मैं तुम्हें दबा नहीं पाया जब मैंने एक अराजकता हथियार और एक बड़े देवता की ताकत का इस्तेमाल किया था। निंग के हृदय में अपार कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हुआ। अभी अभी वे काफी देर तक लड़े थे। जब निंग कुछ और हासिल नहीं कर पाया तभी ब्लैकमिस्ट ने खेल को रोक दिया। इस मुकाबले ने निंग को पिछली कुछ शताब्दियों में अर्जित अपनी सारी अंतर्दृष्टियों को परखने और सत्यापित करने का मौका दिया, जो हिवनगेजर टॉवर में बिताए हजारों सालों के बराबर थी। उसकी तलवारबाजी में काफी सुधार हुआ था। फॉगस्टोन के लिए तलवार के दाव में ऐसा विशेषज्ञ पैदा करना दुर्लभ है। विश्वदेव ब्लैकमिस्ट ने निंग की ओर देखा। मुझे लग रहा है कि तलवार चलाने में तुम्हारी प्रतिभा स्टारलॉर्ड से कम नहीं है। कड़ी मेहनत करो, ठीक है। ब्लैकलॉर्ड साम्राज्य की इस यात्रा में सावधान रहना। जिंदा रहना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। निंग ने सिर हिलाया। और यह एक तलवार कला है जिसे मैंने खुद तैयार किया है। इसका एक साधारण नाम है ब्लैकमिस्ट तलवार कला। तुम तलवार चलाने में पहले से ही इतने माहिर हो कि मेरी यह तलवार कला तुम्हारे ज्यादा काम की नहीं होगी, लेकिन अगर तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ आइडियाज मिल सकते हैं। विश्वदेव ब्लैकमिस्ट ने अपना हाथ हिलाया और एक जेड पर्ची निकाली जो उसने निंग की ओर फेंकी। निंग ने तुरंत उसे पकड़ लिया, फिर कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। सच कहूं तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आज तुम्हारे प्रदर्शन को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि तुम जल्द ही मेरे बराबर पहुंच जाओगे और शायद मुझसे भी आगे निकल जाओगे। ब्लैकमिस्ट मुस्कुराया। ठीक है, युद्ध की अपनी तैयारी जारी रखो। ठीक है, निंग ने कहा। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट जिस इत्मीनान से आए थे उसी इत्मीनान से चले गए। उनके बाल अभी भी बिखरे और उलझे हुए थे। वे आराम से चले गए और फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो गए। निंग उस आदमी के प्रति बेहद आभारी था। जब निंग पहली बार फॉगस्टोन पहुंचा था और विश्व देवता ब्लैकमिस्ट से मिला था तो ब्लैकमिस्ट ने व्यक्तिगत रूप से उसके साथ युद्ध किया था और उसका मार्गदर्शन भी किया था। समय बीतता गया और निंग अपने दिन विश्व देवता ब्लैकमिस्ट की तलवारबाजी का विश्लेषण करते हुए बिताता रहा। जल्द ही पूरा 1 महीना बीत गया। अब विशाल सेना के अभियान पर निकलने का समय आ गया था। पुस्तक 24 अध्याय 37 आक्रमण। स्टारलॉर्ड की संपत्ति के भीतर एक विशाल खाली क्षेत्र बड़े देवताओं और पैतृक अमर लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि वे इतनी बड़ी सेना के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। वे किसी अन्य संगठन पर हमला करने की योजना बना रहे होंगे। अगर वे हमला करने की योजना भी बना रहे हैं तो क्या इतनी दूर जाने की जरूरत है। फॉगस्टोन आर्मी में आमतौर पर लगभग 3000 एल्डर गॉड होते हैं और वे आमतौर पर उनमें से सिर्फ 3 संरचनाओं का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब वे वास्तव में 7000 एल्डर गॉड और पैतृक अमरों की एक सेना बुलाने में कामयाब रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जो विभिन्न कैओस इमॉर्टल्स और विश्व देवताओं के सेवक या दास थे। चलो बस देखते हैं और देखते हैं। बड़े देवता और पूर्वज अमर सभी आपस में इस पर चर्चा कर रहे थे। जी निंग, एल्डर गॉड इम्पीरियस और कुछ अन्य लोग जो सच्चाई जानते थे, उनके सीने में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई। हाँ, उनके नेताओं ने इस युद्ध में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुरुआत में उनकी संख्या सिर्फ 3000 थी, लेकिन अपनी सभी दूर दराज की सेनाओं को वापस बुलाने और कई नौकरों और दासों को शामिल करने के बाद फॉगस्टोन सेना की संख्या अब 7000 हो गई थी। एंसेस्ट्रल इमोर्टल इम्पीरियस एक अनियमित सेना का अच्छा उदाहरण था जिसे बुलाया गया था। वह कैओस इमोर्टल एबिसस का शिष्य था और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यही वजह थी कि उसे 7 सेनाओं में से एक की कमान सौंपी गई थी। मुझे आश्चर्य है कि ब्लैकलॉर्ड साम्राज्य और फॉगस्टोन डोमिनियन के बीच किस तरह का झगड़ा है। स्टारलॉर्ड इस लड़ाई में पूरी ताकत क्यों लगा रहा है। निंग ने मन ही मन ये शब्द बुदबुदाए। वे यहाँ हैं। निंग की आंखें अचानक चमक उठीं जब उसने दूर से 9 आकृतियों को अपनी ओर आते देखा। 9 का नेता फॉगस्टोन का सूक्ष्म वस्त्रधारी स्टारलॉर्ड था। उसके बगल में अन्य विश्व स्तरीय महाशक्तियां थीं। वे 9 एक साथ आगे बढ़े, जिससे एकत्रित सभी ज्येष्ठ देवता और अमर पितृगण चुप हो गए। सब लोग, स्टारलॉर्ड ने कहा, यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। जब लड़ाई शुरू होगी तो आप सभी को अपने जनरलों के आदेश सुनने होंगे। हाँ, सभी सैनिकों ने स्वीकार किया। अंदर आओ, स्टारलॉर्ड ने हाथ हिलाया। फुश, तुरंत शक्ति की एक लहर फैल गई। किसी भी बड़े देवता या पूर्वज अमर ने विरोध नहीं किया। नतीजतन वे सब हवा में गायब हो गए। मेरे आदेशानुसार फॉगस्टोन ग्रह को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। एक मधुर आवाज अचानक ग्रह के हर एक साधक के कानों में गूंज उठी।
यहाँ तक कि सामान्य रूप से खुले व्यापारिक बाजार भी तुरंत सील कर दिए गए क्योंकि पूरे ग्रह पर तालाबंदी कर दी गई थी। स्वूश 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 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ऊपर की ओर उड़े, जल्दी ही आसमान में दिखाई दिए और फॉक्सटोन पर नजर गड़ा दी। अंदर आओ, स्टारलॉर्ड ने हाथ हिलाया, जिससे फॉक्सटोन का विशाल ग्रह भी गायब हो गया। इस ग्रह को बहुत पहले ही एक विशाल जादुई खजाने में बदल दिया गया था। ये पूरे फॉक्सटोन वंश की मूल विरासत थी। अब जबकि पूरी फॉक्सटोन सेना अभियान पर थी, स्टारलॉर्ड स्वाभाविक रूप से इस ग्रह को असुरक्षित छोड़ने को तैयार नहीं था। इस बार स्टारलॉर्ड सचमुच बाहर जा रहा है, हरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। इस बार हमें स्टारलॉर्ड की असली शक्ति देखने का मौका मिलेगा। अगर हम सब मिलकर पूरी ताकत लगा दें तो हम पूरे ब्लैकक्लॉथ साम्राज्य का सफाया कर सकते हैं। हालांकि यह हमारा लक्ष्य नहीं है, मुझे बस ब्लैकक्लॉथ साम्राज्य की शाही राजधानी की रक्षा करने वाले संरक्षक दल की चिंता है। स्टारलॉर्ड, वह संरक्षक संरचना वास्तव में बहुत घातक है। अन्य विश्वस्तरीय विशेषज्ञों ने भी चेतावनी जारी की। किसी भी दुश्मन की राजधानी पर आक्रमण करना बेहद खतरनाक होता है। स्टारलॉर्ड्स की हर पीढ़ी ने फॉक्सटोन को और मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, जिससे उसकी संरचनाएं और भी घातक होती गईं। हालांकि ब्लैकक्लॉथ साम्राज्य फॉक्सटोन जितना पुराना नहीं था और मुख्य रूप से ईश्वर सम्राट ब्लैकक्लॉथ्स की व्यक्तिगत शक्ति पर निर्भर था। इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर सम्राट और उसके जागीरदारों ने शाही राजधानी के चारों ओर कई शक्तिशाली संरचनाएं स्थापित की थीं। चिंता मत करो, बस हमारी योजना को अंजाम दो, स्टारलॉर्ड ने कहा। तुम्हें बस वही करना है जो मैंने तुम्हें करने को कहा है, बाकी किसी बात की चिंता मत करो। ठीक है, सही। ये विश्व स्तरीय विशेषज्ञ स्टारलॉर्ड को बस कुछ चेतावनी दे रहे थे। वे कोई साधारण मोहरे नहीं थे जिन्हें किसी बड़े लक्ष्य के लिए बलि चढ़ाया जा सके। अपनी शक्ति के कारण वे स्टारलॉर्ड के साथ बराबरी से बात करने और व्यवहार करने के योग्य थे। ठीक है, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते, स्टारलॉर्ड ने भौहें चढ़ाईं। फॉक्सटोन के अचानक गायब होने की खबर जल्द ही लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन ब्लैकक्लॉथ साम्राज्य की शाही राजधानी तक इसकी खबर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। बेहतर होगा कि हम ब्लैकक्लॉथ साम्राज्य के हमारे लिए तैयार होने से पहले ही पहुंच जाएं। बोलने के बाद स्टारलॉर्ड ने अपना हाथ हिलाया और तारों का एक जहाज उसके सामने प्रकट हो गया। विश्व स्तर के 9 विशेषज्ञ इस जहाज पर सवार हुए, जो तारों की रोशनी से चमक उठा और फिर गायब हो गया। ब्लैकक्लॉथ साम्राज्य की शाही राजधानी ब्लैकक्लॉथ कैओसवर्ल्ड के भीतर स्थित थी। ये पूरे ब्लैकक्लॉथ साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासनिक शहर था। पूरा शहर दरअसल एक विशाल जादुई खजाना था जिसका आकार 9 पंखुड़ियों वाले काले कमल जैसा था। पूरा शहर करोड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था और एक पहाड़ की चोटी पर बसा था। शहर का लेआउट बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड के वेवशिफ्ट सिटी के लेआउट से काफी मिलता जुलता था। यह इस बात का प्रमाण था कि देव सम्राट ब्लैकक्लॉथ्स कितना महत्वाकांक्षी था। वह बेहद घमंडी था, इसीलिए उसने खुद को देव सम्राट कह रखा था। मुझे आश्चर्य है कि फॉक्सटोन डोमिनियन में इन दिनों क्या हो रहा है। उन्होंने तो अपने सभी बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को उनके विभिन्न स्थानों से वापस बुला लिया है। धूसर वस्त्र पहने, काले बालों वाला एक आदमी शाही राजधानी में स्थित एक शराबखाने में बैठा सोच में डूबा हुआ था। भूरे वस्त्रधारी, काले बालों वाले इस व्यक्ति की भौहें ऊंची थीं और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि शराबखाने के कर्मचारी भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि फॉक्सटोन कोई बड़ा अभियान शुरू करने वाला है? धूसर वस्त्रधारी आदमी ने मन ही मन बुदबुदाया, यह उस जीनिंग वाले के लिए तो नहीं हो सकता, है ना? उसमें ऐसी क्षमता नहीं होनी चाहिए। जीनिंग, हे भगवान जीनिंग! भूरे वस्त्रधारी आदमी का चेहरा पल पल बदसूरत होता जा रहा था। वह भगवान सम्राट ब्लैकक्लॉथ्स माइंड लॉर्ड के 9 दिव्य जनरलों में से एक थे। उसके आदिम जुड़वा ने 3 लोगों में बूढ़े युवान को अपने वश में कर लिया था और कई वर्षों तक वहां रहा था। उसकी नजर में उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक अराजक दुनिया को मिटा देना अपने आप में एक सरलता थी। हालांकि मदर नुवा के रूप में एक विश्वदेवता अचानक कहीं से प्रकट हो गए थे, लेकिन माइंड लॉर्ड छिपे रहे और उन्होंने अपनी असली शक्ति या इरादे प्रकट नहीं किए। अंततः मदर नुवा चली गईं। उसके जाने के बाद भी वह छिपा रहा। उसे कोई जल्दी नहीं थी और उसकी लंबी जिंदगी ने उसे धैर्य रखना सिखाया था। अंततः एंतवार आ गया। सबसे पहले वह दानव हृदय का स्वामी एक बार फिर प्रकट हुआ था। हालांकि दानव हृदय में एक सर्वोच्च वृद्ध देवता जैसी शक्ति थी, फिर भी बूढ़े युवान को उसे संभालने का पूरा भरोसा था। और फिर भी उन ग्रामीणों ने वास्तव में एक दुर्जेय हृदय शक्ति साधक होवी को जन्म दिया था। फिर भी ये पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। वृद्ध युवान ने बहुत पहले ही चांग ए पर नियंत्रण कर लिया था, क्योंकि वह होवी पर कुछ हद तक अपना प्रभाव जमाना चाहता था। एक हृदय शक्ति साधक होने के नाते वह अच्छी तरह जानता था कि एक साधक पर इस तरह का मानसिक प्रभाव कितना विनाशकारी हो सकता है। उसने हर चीज का हिसाब रखा था, सिवाय इस जीनिंग के। जीनिंग, उसने बहुत कम समय के लिए प्रशिक्षण लिया था, लेकिन वह एक बेहद भयानक राक्षस था। अंत में जीनिंग ने उसे तोड़ दिया और इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने बूढ़े युवान को पूरी तरह से कुचल दिया, उसकी हस्तकला को श्रेष्ठ तलवार कला से पराजित कर दिया और फिर उसके माथे में छुरा घोंप दिया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास सचमुच एक पालौकिक वृद्ध देवता की शक्ति है। बूढ़ा युवान सचमुच डर गया था। उसने तुरंत एक धोखे की योजना बनाई और अपनी मृत्यु के समय उसने अपने सभी सेवकों और दासों को मरने की इच्छा से मृत्यु की कामना की। उसने अपने विभिन्न जादुई खजानों पर से बंधन भी हटा दिए ताकि वह सचमुच मृत होने का दिखावा कर सके। ये सब इसलिए किया गया था ताकि बाद में जीनिंग उसे न ढूंढ सके।
हालांकि जब माइंड लॉर्ड ने इस मामले का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। विद स्पाइक, धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने मन ही मन बुदबुदाया। मुझे विद स्पाइक की जरा भी परवाह नहीं थी, पर उसे तो मैं अच्छी तरह जानता था। बहुत मुमकिन है कि उसने जी निंग और बाकियों को मेरे बारे में बताया हो। अगर उसने ऐसा किया है तो तीनों लोगों के लोग मुझसे कितनी नफरत करते हैं, ये देखते हुए वे बदला लेने जरूर आएंगे। जी निंग कितना ताकतवर है, उसे देखते हुए उस अंतरिक्षीय भंवर सुरंग से गुजरते हुए उसके बचने की पूरी संभावना है। अगर वह बदला लेना चाहता है तो शायद उसे कोई समर्थक ढूंढना होगा। ये पूरी तरह मुमकिन है कि वह आसपास के किसी संगठन में शामिल हो गया हो। माइंड लॉर्ड तुरंत इस नतीजे पर पहुंच गया था, इसलिए उसने तुरंत खुफिया रिपोर्टें खरीदनी शुरू कर दी ताकि पता चल सके कि क्या हाल के वर्षों में कोई पालौकिक एल्डर गॉड प्रकट हुए हैं। आखिरकार उसे पता चला कि फॉगस्टोन को सनराइज नाम का एक नया जनरल मिल गया है। सूर्योदय, धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। अतीत के ज्येष्ठ देवता यूं ही कहीं से प्रकट नहीं हो जाते। अगर जी निंग सचमुच त्रिलोक छोड़कर चला गया है तो वह संभवतः यही सूर्योदय का स्वरूप है। हालांकि उसे पहले ही सच्चाई का अंदाजा हो चुका था, फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। सनराइज विंसोसवाल्ड पर तैनात था और उसके अधीन 300 एल्डर गॉड्स और पैतृक अमर देवता थे। माइंड लॉर्ड को क्या करना चाहिए था? किसी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ से हस्तक्षेप करने के लिए कहना चाहिए था। उसके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं थी, वह केवल छिप सकता था। उफ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह सनराइज वाकई जी निंग है भी या नहीं। भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने मन ही मन बुदबुदाया। काश वह न हो, काश विद स्पाइक ने जी निंग को मेरे बारे में कभी न बताया होता। सच कहूं तो माइंड लॉर्ड पिछले कुछ सालों से बहुत दुखी था। हालांकि वह जानता था कि उसे ये सब सहना होगा और समय का इंतजार करना होगा। उसे कम से कम ये तो पता लगाना ही था कि सनराइज वाकई जी निंग है या नहीं। यदि सूर्योदय वास्तव में अकेले बाहर जाना आत्महत्या होगी। घोर अचानक एक भयंकर गर्जना गूंजी जो पूरे अराजकता लोक में गूंज उठी और उसे थर्रा दिया। ब्लैकलोथ्स की शाही राजधानी के सभी साधक इससे स्तब्ध रह गए। तुरंत मेरे घर आ जाओ। क्रोध से भरी एक बर्फीली ठंडी आवाज अचानक माइंड लॉर्ड के दिमाग में गूंज उठी। महामहिम, माइंड लॉर्ड चौंक गया। स्वूश, हर किसी और हर चीज को नजरअंदाज करते हुए भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत सराय की खिड़की से बाहर निकला और सीधे देव सम्राट की संपत्ति की ओर चल पड़ा। पुस्तक 24, अध्याय 38, विरासत खजाना, फॉगस्टोन ग्रह। ब्लैकलोथ्स कैओसफील्ड। विस्मयकारी वैभव से भरा एक विशाल युद्धपोत इस दुनिया से सीधे गुजर रहा था। युद्धपोत 10,000 किलोमीटर लंबा था और उसके अगले हिस्से में 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ खड़े थे। उनके पीछे 7,000 ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों का एक घना समूह खड़ा था। यह अराजकता लोक देव सम्राट ब्लैकलोथ्स का घर है। स्टार लॉर्ड का चेहरा बर्फ सा और गंभीर था। उसकी अराजकता लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी नजर से बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत देर हो जाएगी। फुश, विशाल युद्धपोत टेलीपोर्टेशन में गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह बादलों के ऊपर था जो एक विशाल शहर के ऊपर थे जिसका आकार 9 पंखुड़ियों वाले काले कमल जैसा था। गड़गड़ाहट। ब्लैकलोथ साम्राज्य की राजधानी से शक्ति की एक लहर फैल गई। शक्ति की यह लहर पूरी अराजकता की दुनिया को अपने घेरे में ले लेने की कोशिश कर रही थी, उसे अपने आसपास के अंतरिक्ष से पूरी तरह अलग कर देने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये ब्लैकलोथ साम्राज्य की शाही राजधानी है, 9 पंखुड़ियों वाले काले कमल के आकार का एक शहर। यही तो होगा। अब जाकर जहाज पर सवार ज्यादातर बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को समझ आया कि उनका निशाना कौन है। असल में ये ब्लैकलोथ साम्राज्य था। वे सभी उत्साहित और घबराए हुए थे। अगर वे अकेले होते तो यहाँ कोई उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन अब वहाँ 7,000 देवता और 9 विश्व स्तरीय शक्तियाँ मौजूद थीं। इससे सभी लोग उत्साह और उत्सुकता से भर गए। संरचनाओं को इकट्ठा करो, स्टारलॉर्ड ने आदेश दिया। बूम बूम बूम। जी निंग और इम्पीरियस समेत 7 सेनापतियों ने तुरंत अपनी सेनाएं इकट्ठी करनी शुरू कर दी। लगभग एक पल में सभी 7,000 बड़े देवता और पूर्वज अमर अपनी जगह पर आ गए। एक भी भागने को तैयार नहीं हुआ। स्टारलॉर्ड जहाज के अगले हिस्से पर बैठा नीचे फैले विशाल शहर को घूर रहा था। पूरी अराजकता की दुनिया अब इतनी कसकर बंद कर दी गई थी कि एक चींटी भी उससे बच नहीं सकती थी। शायद उन्हें लगता है कि वे इतने मजबूत हैं कि जब चाहें चले जा सकते हैं, अगर बाद में उन्हें ऐसा करने की जरूरत महसूस होती है। कैओस इमोर्टल एबिसेस ने हंसते हुए कहा। हम्फ, स्टारलॉर्ड ठंडी हंसी। वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। फुश, स्टारलॉर्ड ने अपने सूक्ष्म वस्त्र उतारे। अचानक एक विशाल ग्रह आकाश में प्रकट हुआ। ये फॉगस्टोन का ग्रह था। फॉगस्टोन का आकार मात्र 1 करोड़ किलोमीटर रखा गया था, लगभग उसके नीचे 9 पंखुड़ियों वाले काले कमल के बराबर। लेकिन फॉगस्टोन से अत्यंत भयानक शक्ति की तरंगें निकल रही थीं। और फिर वूश, इससे आकाशीय प्रकाश के अनगिनत कण निकले। तारों की रोशनी खरबों किलोमीटर तक फैल गई, जिसने उसके नीचे बसे शहर, आसपास के पहाड़ों और झीलों, दूर के समुद्रों और कई नश्वर शहरों को पूरी तरह से रोशन कर दिया। दरअसल उसकी रोशनी इस पूरी अराजकता भरी दुनिया को ढकने के लिए फैल गई। क्या है? इस अराजकतापूर्ण संसार में रहने वाले असंख्य प्राणी, जिनमें नश्वर और पशु भी शामिल थे, सभी उस तारों की रोशनी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए जो अभी अभी हर जगह प्रकट हुई थी। तारों की रोशनी उन्हें बहुत आरामदायक लगी। क्या हो रहा है? एक साधक को अचानक यह एहसास हुआ कि अब यहाँ टेलीपोर्टेशन करना असंभव है।
स्पेस टाइम की लहरें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। काले कमल शहर के भीतर देव सम्राट की संपत्ति के अंदर 6 आकृतियां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं और आसमान की ओर देख रही थीं। जब उन्होंने फॉक्सटोन नामक विशाल ग्रह को अचानक प्रकट होते और हर दिशा में तारों की रोशनी बिखेरते देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। धिक्कार है, एक गोल मटोल सुर्ख त्वचा वाला एलियन जिसकी सिर्फ एक खड़ी आंख थी, गुर्राया। फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड ने अपना मुख्यालय फॉक्सटोन ग्रह यहाँ स्थानांतरित कर दिया है। कहानियों के अनुसार फॉक्सटोन ग्रह वास्तव में पूरे फॉक्सटोन वंश का विरासती खजाना है। जब यह अपना सूक्ष्म प्रकाश फैलाएगा तो ये स्पेस टाइम की स्थानीय तरंगों को पूरी तरह से दबा देगा, जिससे हर एक क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, भले ही हम ऐसा करना चाहें। क्या वे सचमुच अपना पूरा ग्रह अपने साथ ले आए? हमारे और फॉक्सटोन के बीच ज्यादा झगड़ा नहीं है। हमारे बीच कभी कभार सीमा पर झड़पें होती हैं, लेकिन हमारी किसी भी विश्व स्तरीय शक्ति ने कभी भी अपने ग्रह के विरुद्ध झगड़ा नहीं किया है। स्टारलॉर्ड इतना पागल क्यों होगा कि इस हमले के लिए अपना पूरा ग्रह यहाँ ले आए? सभी 6 लोग हैरान थे। देव सम्राट ब्लैकलोट्स भी हैरान था। फॉक्सटोन डोमिनियन एक प्राचीन वंश का था और उसका विरासती खजाना फॉक्सटोन ग्रह ही था। इसके अलावा फॉक्सटोन का हर एक स्टारलॉर्ड एक भयानक व्यक्ति था, भले ही कोई व्यक्ति कभी एक साधारण विश्व स्तरीय शक्ति से ज्यादा कुछ न रहा हो। फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड का पदभार ग्रहण करते ही वह एक बेहद भयानक व्यक्ति में बदल जाता था। ये सब फॉक्सटोन ग्रह नामक विरासती खजाने की वजह से था। फॉक्सटोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया जा सकता था और अगर कोई इसकी एक अथाह कीमत चुकाए तो इससे बेहद विनाशकारी शक्तियां प्राप्त की जा सकती थीं। ये ग्रह अपने आप में अनगिनत खतरों और जालों से भरा हुआ था, जिससे बहुत कम संगठन इस पर छापा मारने या इसके भीतर हमले करने की हिम्मत कर पाते थे। जब इसे रक्षात्मक संरचना के रूप में उपयोग किया गया तो विश्व स्तर के विशेषज्ञों के पास फॉक्सटोन में घुसने का लगभग कोई मौका नहीं था। जब इसका प्रयोग दुश्मनों को फंसाने के लिए किया जाता था तो इससे निकलने वाला आकाशीय प्रकाश ऐसा होता था कि विश्व स्तर के विशेषज्ञ भी बहुत धीमी गति से चलते थे। फॉक्सटोन के हर एक स्टारलॉर्ड के पास फॉक्सटोन ग्रह पर नियंत्रण और कमान संभालने की शक्ति थी। स्वाभाविक रूप से यह उन्हें विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के लिए सबसे कठिन विरोधियों में से एक बनाता था। स्टार चाइल्ड, एक ठंडी आवाज गूंजी जो आने वाले युद्धपोत के अगले हिस्से में गूंज रही थी। मुझे नहीं लगता कि मेरे ब्लैकलोट साम्राज्य ने तुम्हें कभी नाराज किया है, और फिर भी तुम अपनी विरासत के खजाने फॉक्सटोन ग्रह को मेरे क्षेत्र में ले जाने की हद तक चले गए हो। ब्लैकलोट्स, स्टारलॉर्ड ने जहाज के अगले हिस्से की ओर देखते हुए नीचे देखा, फिर शांत स्वर में कहा, ये सच है कि हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तुम्हारे खिलाफ युद्ध में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं रखता। युद्ध में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं? फिर तुम इतनी ताकत से क्यों आए हो? देव सम्राट की आवाज एक बार फिर गूंजी, जिससे शाही राजधानी के ऊपर की हवा कांप उठी। मैं आज यहाँ सिर्फ अमर आउलसोआ के लिए आया हूँ, स्टारलॉर्ड ने शांति से कहा। आउलसोआ को मारने के बाद मैं तुरंत अपनी सेना को ले जाऊंगा और हमले की भरपाई के लिए बहुमूल्य खजाने भी भेंट करूंगा। सब चुप हो गए। मैं तुम्हें एक धूपबत्ती जलाने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय दूंगा। उसके बाद अगर तुम ओवलसोआ की रक्षा करना जारी रखना चाहोगे तो मेरे पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। स्टारलॉर्ड ने बोलते हुए अपना हाथ हिलाया। धूसर धूपबत्ती की एक छड़ी तुरंत हवा में प्रकट हुई और फिर स्वतः प्रज्वलित होकर एक शांत और सुगंधित सुगंध छोड़ रही थी। यह एक अनमोल खजाना था जिसका प्रयोग साधक करते थे, जिसे 3 जैन धूपबत्ती के नाम से जाना जाता था। एक बार इसे जलाने के बाद साधक अत्यंत शांत हो जाता था और दाव को अधिक आसानी से महसूस कर पाता था। ये बहुत लाभदायक था। जब निंग ने एकाकी विश्वदेव का प्रशिक्षण लिया तो अगले स्तर तक पहुंचने के लिए उसे अपने हृदय को पूरी तरह से शांत करने की आवश्यकता थी। ये सब क्या है ओवलसोआ? फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड ने ये सब सिर्फ तुम्हें मारने के लिए किया? तुम दोनों के बीच किस तरह की दुश्मनी है? देव सम्राट ब्लैकलोथ सहित अन्य 5 ने कैओस इम्मोर्टल ओवलसोआ को घूरना शुरू कर दिया। अमर आउलसोआ एक जैड जैसी आंखों वाला बुजुर्ग था जिसके माथे पर एक दिव्य रक्त का टैटू था। उसकी तैलीय जैड जैसी आंखें उसे देखने वाले हर किसी में भय पैदा कर देती थीं। उसने भौहें सिकुड़ी और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी है। अधीर मत हो, मुझे उससे इस बारे में पूछने दो। फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड अमर आउलसोआ की ठंडी आवाज आसमान में विशाल युद्धपोत की ओर गूंजी। पता नहीं मैंने तुम्हें किस बात पर नाराज कर दिया। क्या हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो? हाँ, गलतफहमी। ऊपर से गूंजती ठंडी आवाज अंतहीन नफरत से भरी थी। क्या ब्लैक कोल्ट कैओसवर्ल्ड में हुए उस बड़े नरसंहार के पीछे तुम ही थे? ये सुनते ही अमर उल्लू का चेहरा तुरंत बदल गया। एक बार उसने एक विशाल पापकोश गढ़ने के लिए अनगिनत जीवों का वध किया था। हालांकि उसने कई जीवों का वध किया था, फिर भी उसने सावधानी बरती थी कि वह किसी ऐसे जीव का वध न करे जो अन्य विश्व स्तरीय विशेषज्ञों द्वारा संरक्षित हो। हालांकि वह जानता था कि इस प्रकार का वध स्वाभाविक रूप से कुछ कुलीन व्यक्तियों में घृणा पैदा करेगा और संभवतः वे उस पर आक्रमण कर देंगे। इसीलिए वह शुद्धिकरण प्रक्रिया पूरी करने के तुरंत बाद देव सम्राट ब्लैकलोथ्स के साथ शामिल हो गया था। क्या उस अराजकता लोक के जीवों और तुम्हारे बीच कोई संबंध था? अमर आउलसोआ को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके हिसाब से जब उसने ब्लैक कोल्ड अराजकता लोक का सफाया किया था तब फॉक्सटोन का स्टारलॉर्ड स्टारचाइल्ड एक नौजवान से ज्यादा कुछ नहीं था। उस समय स्टारलॉर्ड असल में स्टारचाइल्ड का पिता था। हाँ, स्टारलॉर्ड के गले से एक उन्मत्त जमी हुई हंसी फूट पड़ी।
मेरा दाव साथी ब्लैक कोल्ट कैओसफील्ड में था। क्या? अमर उल्लू का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उस समय स्टारचाइल्ड वास्तव में एक युवा साथी से अधिक कुछ नहीं था और उसका दाव साथी एक कमजोर महिला अमर से अधिक कुछ नहीं था। इतने साल पहले ओवलसोअर जैसे कैओस इम्मोर्टल की ताकत के सामने वे हवा में धूल के सिवा कुछ नहीं थे। लेकिन अब कमजोर सा स्टारचाइल्ड फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड की हैसियत से बदला लेने आया था। ब्लैकक्लोथ्स। अमर आउलसोअर ने जल्दी से अपना सिर घुमाकर भौहें चढ़ाए देव सम्राट ब्लैकक्लोथ्स की ओर देखा। उसने व्याकुल होकर कहा, ब्लैकक्लोथ्स, हम उनसे ज्यादा कमजोर नहीं हैं। हमें स्टारचाइल्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम देव सम्राट ब्लैकक्लोथ्स ने उसकी तरफ देखा और एक ठंडी सिसकारी भरी। जाहिर है वह उस मुसीबत से बहुत दुखी था जो अमर आउलसोअर उसके दरवाजे पर लेकर आया था। देव सम्राट ब्लैकक्लोथ्स के चेहरे पर काफी अप्रिय भाव था और वह काफी दुखी महसूस कर रहा था कि फॉक्सटोन का स्टारलॉर्ड उसके दरवाजे पर आ गया था। इसी क्षण सेवनवॉटर स्टार का स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे फटे पुराने कपड़े पहने एक नंगे पांव बूढ़ा आदमी अचानक कतार में प्रकट हुआ। व्यू की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अमर और दुष्ट देवता बूढ़े आदमी को आश्चर्य से घूर रहे थे। क्या उसने असल में व्यू को समय से पहले सक्रिय करने के लिए शुल्क चुकाया था? छोटी दूरी के लिए इसकी कीमत 100 बोतल अराजकता अमृत होगी और लंबी दूरी के लिए और भी ज्यादा। इस प्रकार विश्व देवता या अराजकता अमर भी इसे हल्के में नहीं लेंगे। सामान्यतः केवल विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ही व्यक्तिगत आधार पर अपने लिए स्पेस टाइम स्थानांतरण सरणियों को सक्रिय करवाना पसंद करेंगे। आखिरकार वे अक्सर बाहरी दुनिया में यात्रा करते रहते थे और लगातार एक सरणी से दूसरी सरणी में जाते रहते थे। यदि उन्हें हर बार व्यक्तिगत रूप से सक्रियण के लिए भुगतान करना पड़ता तो लागत बहुत ज्यादा होती। इस प्रकार स्पेस टाइम स्थानांतरण सरणियों के रखवालों के लिए भी यह बहुत दुर्लभ था कि कोई साधक व्यक्तिगत आधार पर सरणी को सक्रिय कर रहा हो। यह विशेष रूप से सेवनवॉटर स्टार जैसे कम यात्रा वाले स्थान के लिए सच था। जहां तक इस बूढ़े आदमी के अजीब रूप रंग की बात है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। साधक अपनी मर्जी से कपड़े पहनते और व्यवहार करते थे। वे सब बता सकते थे कि इस नंगे पांव बूढ़े आदमी का व्यवहार असाधारण था। कोई भी रखवाला उसके सामने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता था। उफ, आखिरकार बैडलैंड्स क्षेत्र के सेवनवॉटर स्टार तक पहुंच ही गया। फतेहाल बूढ़ा आदमी दल से बाहर निकलकर आसमान में चला गया। उसने मन ही मन बुदबुदाया, अगर डाउलॉर्ड विंडसोस को मरना ही था तो वह कहीं सुविधाजनक जगह पर मर सकता था। उसे यहाँ बैडलैंड्स क्षेत्र तक दौड़कर क्यों आना पड़ा? ये बूढ़ा आदमी सफर से बुरी तरह थक गया है। पुस्तक 24 अध्याय 39 युद्ध शुरू होता है। विंडसोस के खंडहर। हम शुक्र है कि डाउलॉर्ड विंडसोस ने मरने से ठीक पहले एक जायदाद बसाई थी। उसके सारे खजाने शायद उसी जगह के अंदर होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी जानकारी सही है और ताबीज भी सचमुच वही है। फतेहाल बूढ़े आदमी ने अंतरिक्ष के शून्य में एक और कदम बढ़ाया, फिर पूरी तरह से गायब हो गया। ब्लैकक्लोथ्स कैओसफील्ड। 9 पंखुड़ियों वाले काले कमल के आकार वाले शहर के ऊपर एक विशाल ग्रह था जो असीम मात्रा में आकाशीय प्रकाश से चमक रहा था। दोनों सेनाएं सतर्कतापूर्वक एक दूसरे का सामना कर रही थीं। भगवान सम्राट की संपत्ति के भीतर आप सभी को क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? देव सम्राट ब्लैकक्लोथ्स ने अन्य 4 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की ओर देखा। सब लोग मेरी मदद करो। कैओस इम्मोर्टल ओवलसोअर ने बाकी चारों की तरफ भी देखा। उसके चेहरे पर एक भद्दी विनती का भाव था। ऐसे समय में चेहरे का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर देव सम्राट ब्लैकक्लोथ्स और बाकी 5 उसके लिए खड़े होने को तैयार नहीं होते और उसे पूरी फॉक्सटोन सेना की ताकत का अकेले ही सामना करना पड़ता तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। आउलसोअर, तुम उफ, भूल जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। फूलों से सजी सफेद पोशाक पहने एक आदमी ने सिर हिलाया। क्या तुम सब पहले ही पीछे हट रहे हो? फॉक्सटोन डोमिनियन हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। अगर इस बार वे हमें सिर झुकाने पर मजबूर कर देंगे तो बैडलैंड्स क्षेत्र की अन्य विश्व स्तरीय शक्तियों से मुकाबला करते समय हम फिर कभी अपना सिर कैसे उठा पाएंगे? तैलीय काले कवच से ढका एक एलियन बोला। उसकी सुनहरी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। हम सब एक साथ मिलकर इसलिए गठबंधन में आए थे ताकि हम किसी भी खतरे से मिलकर निपट सकें, है ना? और मुझे भी काफी समय हो गया है जब मैंने कोई अच्छी लड़ाई लड़ी थी। मेरे हाथ खुजला रहे हैं। गोल मटोल दैत्याकार एलियन ने सहमति में कहा। अमर उल्लू सर के चेहरे पर प्रसन्नता और कृतज्ञता का भाव प्रकट हुआ। मैं ब्लैकक्लोथ्स की बात सुनूंगा, गंजे भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने शांतिपूर्वक कहा। ब्लैकक्लोथ्स। सभी ने देव सम्राट ब्लैकक्लोथ्स की ओर देखा। अमर आउलसोअर के चेहरे पर आशा भरी झलक थी। देव सम्राट ब्लैकक्लोथ्स ने अमर उल्लूसोअर को एक नजर देखा और चुपके से अपना सिर हिलाया। अमर उल्लूसोअर के प्रति उसके मन में हमेशा से ही तिरस्कार की भावना रही थी। अमर उल्लूसोअर केवल अपनी प्रतिभा से नहीं बल्कि जबरदस्त किस्मत के बल पर ही विश्व स्तर तक पहुंच पाया था। इस स्तर तक पहुंचने के बाद उसके लिए और आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो गया था। इस प्रकार अमर उल्लूसोअर ने एक दुष्ट मार्ग पर चलना चुना था और फिर भी इस मार्ग को चुनने के बावजूद अमर उल्लूसोअर हमेशा अपने कर्मों के परिणामों को लेकर चिंतित रहता था। परिणामस्वरूप उसे वास्तव में एक राक्षसी व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। देव सम्राट ब्लैकक्लोथ्स जो जानते थे उसके आधार पर किंवदंतियों के असली राक्षसी पात्र विश्व स्तरीय पात्र होने के बावजूद पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर सकते थे। वे एक भयानक पाप खजाने को परिष्कृत करने के लिए हजारों अराजक लोगों के सभी जीवों को नष्ट कर सकते थे। उन पात्रों की तुलना में अमर उल्लू का बच्चा काफी कमजोर था। सब लोग, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देव सम्राट ब्लैकक्लोथ्स ने सिर हिलाया। चूंकि हमने एक साथ खड़े होने का फैसला किया है
इसलिए हमें एकजुट रहना होगा। अमर उल्लू सर यह सुनकर प्रसन्न हुआ। इसके अलावा हालांकि स्टारचाइल्ड का दावा है कि उसे अमर आउलसोआ से बहुत बड़ी दुश्मनी है, कौन जाने वो सच भी कह रहा हो। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ठिठक कर हंसा। हो सकता है कि उसने हमें आउलसोआ को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए कोई बेतरतीब बहाना बना दिया हो। आउलसोआ को मारने के बाद उसे हम में से किसी और को मारने के लिए कोई और बेतरतीब बहाना बनाने से कौन रोक सकता है। क्या हमें एक एक करके अपने साथियों को छोड़ना चाहिए? तब तक हम और भी कमजोर हो जाएंगे। वे शायद एक ही वार में हमें खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यह शायद एक साजिश है, अमर उल्लू सर ने जल्दी से कहा। बस चुप रहो अपना मुंह, मैंने तो बस इतना कहा था कि हो सकता है। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने उसे ठंडी नजरों से देखा। ज्यादा मुमकिन जवाब तो यही है कि वह सचमुच ओवलसोआ से रंजिश रखता है। जरा सी जमीन के लिए इतनी बड़ी लड़ाई में उलझना वाकई बेकार है। बहुत मुमकिन है कि उसके दाव साथी को ओवलसोआ ने ही मारा हो। अमर उल्लू सर ने घबराहट में अपने होंठ काट लिए। फिर भी उसका हमारे दरवाजे पर जबरदस्ती आना मेरे और आप सबके प्रति घोर अनादर का प्रतीक है। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने शांति से कहा। उनके पास 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ हैं जबकि हमारे पास केवल 6 हैं। लेकिन हमारी शाही राजधानी के चारों ओर सुरक्षा संरचनाएं भी हैं। उनकी इतनी बेशर्मी से पेश आने की हिम्मत कैसे हुई? मान गया, वे वास्तव में हमें किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं दे रहे हैं। वे असल में हमारे दरवाजे लात मार रहे हैं। चलो उनसे लड़ते हैं और देखते हैं कि असल में कौन ज्यादा मजबूत है। हवा में युद्धपोत के ऊपर फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड और बाकी 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ चुपचाप इंतजार कर रहे थे। हवा में मडराती धूप की बत्ती धीरे धीरे जल रही थी और उसकी आधी से भी कम लौ बची थी। स्टारचाइल्ड, नीचे से एक आवाज गूंजी, क्या आपने अपना निर्णय ले लिया है? फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तुम कहते हो कि तुम अमर उल्लू को मारना चाहते हो, तो मुझे तुम्हें उसे मारने देना होगा। अगर तुम मेरे दूसरे विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को भी मारने की मांग करोगे तो क्या होगा? क्या मुझे उन्हें भी पेश करना होगा? देव सम्राट ब्लैकलोड्स की आवाज भी बर्फ जैसी ठंडी थी। आखिर में मैं अकेला रह जाऊंगा और फिर तुम सब मिलकर मुझ पर हमला कर दोगे और मुझे मार डालोगे, है ना? स्टारलॉर्ड ने भौहें चढ़ाईं और फिर वापस भेजा। ब्लैकलोड्स, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं जीवन भर की शपथ लेने को तैयार हूँ। किसी जीवन रक्त शपथ की कोई जरूरत नहीं है। अगर ओवलसोआ ने सचमुच तुम्हारे दाव साथी को मार भी दिया तो भी वह मेरे ब्लैकलोड साम्राज्य का एक अराजकता अमर है। हम सब एक गठबंधन में शामिल हुए हैं क्योंकि हमने शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने का महत्व समझा है। देव सम्राट ब्लैकलोड्स की आवाज और भी कठोर हो गई। अगर तुम तुरंत चले गए तो मैं तुम्हारे अपमान और मेरे क्षेत्र पर तुम्हारे आक्रमण को भूल जाऊंगा। अगर तुम नहीं गए तो मेरे पास युद्ध के माध्यम से इस मामले को सुलझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सच्ची अफसोस की बात है। स्टारलॉर्ड ने अपना हाथ हिलाया जिससे आधी जली हुई अगरबत्ती गायब हो गई। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी युद्ध में उनका सामना करना पड़ेगा। हमें इसकी उम्मीद थी। अमर स्काईराम और अमर एबिसस समेत बाकी सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन सभी को शक था कि फॉक्सटोन इतना शक्तिशाली नहीं था कि ब्लैकलोड साम्राज्य को बिना एक भी गोली चलाए आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सके। इसलिए वे इस शहर पर बलपूर्वक धावा बोलने के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने इतनी गोपनीयता इसलिए बरती थी ताकि ब्लैकलोड साम्राज्य को अपनी कोई भी एल्डर गॉड फॉर्मेशन खरीदने का मौका न मिले। 7 दल, हमला करो, स्टारलॉर्ड ने आदेश दिया। स्वीकार किया, निंग और बाकी 6 ने एक साथ कहा। चलो चलें, निंग ने आदेश दिया। वह अपने 999 बड़े देवताओं को विशाल युद्धपोत से बाहर ले गया और बाकी 6 सेनाएं भी उनके साथ उड़ गईं। फैल जाओ, निंग ने मन ही मन कहा। फुश फुश फुश। निंग समेत सभी लोग 10 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैलने लगे। फिर उनके शरीर धुंधले हो गए और वे 10,000 किलोमीटर ऊंचे विशालकाय टाइटन्स में बदल गए। इन टाइटन्स के हाथों में हथियार थे और वे चारों ओर बहते प्रकाश के आवरणों से घिरे हुए थे। स्पष्ट रूप से उन्हें -1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन की विश्व ऊर्जा का बल प्राप्त था। 1000 विशालकाय देवता प्रकट हुए थे जो एक दूसरे से लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। निंग की सेना के अलावा ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों की अन्य 6 सेनाएं भी 1 करोड़ किलोमीटर के क्षेत्र में बिखर गई थीं। सभी ज्येष्ठ देवता 10,000 किलोमीटर ऊंचे हो गए और उनके हाथों में हथियार भी उनके साथ साथ बढ़ते गए। जहां तक ज्येष्ठ पूर्वजों का सवाल है, वे थोड़ा पीछे हट गए लेकिन अपने जादुई खजानों पर कब्जा करने लगे। हमला करो, फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड ने कमल के आकार के शहर की ओर नीचे इशारा किया और आदेश दिया। आक्रमण करना, आक्रमण करना। 7,000 बड़े देवता और अमर पितृगण नीचे की ओर दौड़ते हुए जोर से चीख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हजारों विशाल दानव देवताओं से बना एक विशाल प्रकाश गोलाकार गोलार्ध शहर की ओर तेजी से नीचे की ओर आ रहा हो और उनके ठीक पीछे 9 विश्व स्तरीय शक्तियां थीं। विश्व स्तरीय शक्तियां ब्लैकलोड्स की शाही राजधानी की रक्षा करने वाली संरचनाओं को लेकर चिंतित थीं। किसी भी संगठन के मुख्यालय की रक्षा करने वाली संरचनाएं असाधारण रूप से शक्तिशाली होती हैं और साधारण कैओस इमॉर्टल्स और विश्व देवता शायद उनका सामना न कर पाएं। हालांकि -1000 एल्डर गॉड्स संरचना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से हमलों को रोकना और दुश्मनों को उलझाना था। इसलिए उनकी योजना का एक हिस्सा उन 7 संरचनाओं को एक साथ लाना और एक दूसरे को मजबूत बनाना था। ये योजना का सबसे खतरनाक हिस्सा था और 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ इस खतरे का खामियाजा उठाने को तैयार नहीं थे। उनके नीचे काले कमल नगर के चारों ओर अचानक एक काला बादल छा गया। ये काला बादल बाहर की ओर बहता हुआ
नगर के ऊपर की हवा को ढककर एक सुरक्षात्मक परत का काम करने लगा। मारना मारना मारना। 7,000 बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों ने एक साथ नीचे की ओर हमला किया और बड़े देवताओं ने अपने विशाल हथियारों से प्रहार किया। उदाहरण के लिए निंग अपने दाहिने हाथ से लचीली दाव तलवार और बाएं हाथ से वायलेट ज्वेल तलवार चला रहा था। दोनों तलवारें हजारों किलोमीटर लंबी हो गई थीं और उसने एक ही समय में दोनों से ताबड़तोड़ वार किए। लेकिन निंग ने वायलेट ज्वेल की असली शक्ति को रोक कर रखा, उसे पूरी तरह से फूटने नहीं दिया। इस समय उनकी सारी सेनाएं एक साथ हमला कर रही थीं। अगर निंग कुछ भी न रोक पाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि वह अपनी असली ताकत को छिपाए रखे और बाद में ब्लैकलोथ साम्राज्य की सेनाओं पर अचानक गंभीर हमले में उसे उजागर करे। धमाका 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 धमाका। 7,000 बड़े देवताओं और पैतृक अमरों ने काले बादल पर उन्मत्त हमले शुरू कर दिए। अपने विशाल हथियारों से उन्हें तोड़ दिया या दूर से जादुई खजानों से प्रहार किया। प्रत्येक बड़े देवता और अमर पूर्वजों को उस विश्व की शक्ति का समर्थन प्राप्त था जो उनके निर्माण से निर्मित हुई थी। साधारण ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों के हमले भी विश्व देवता की शक्ति की दहलीज तक पहुंच गए थे। प्रत्येक दल के 9 कप्तान और भी शक्तिशाली थे और केंद्र में बैठे सेनापतियों की बात करें तो वे अब सच्चे विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के बराबर थे। हालांकि साधारण ज्येष्ठ देवता और अमर पूर्वजों की शक्ति की दहलीज तक ही पहुंच पाए थे, फिर भी उनके पास भारी संख्या का लाभ था। ब्लैकलोथ साम्राज्य का कोई भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ 7,000 बड़े देवताओं और पैतृक अमरों के संयुक्त हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फुश। काले बादल ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया तथा विशाल हथियारों और जादुई खजानों को सीधे अपने बीच से गुजरने दिया। यह अवरुद्ध नहीं कर रहा है। 7,000 बड़े देवताओं और पैतृक अमरों के पीछे 9 विश्व स्तरीय शक्तियों ने भौहें चढ़ाईं। अगर ब्लैकलोथ साम्राज्य पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता और हर हमले का डटकर मुकाबला करता तो उनके लिए उसे परास्त करना वास्तव में काफी आसान होता। आमने सामने की टक्कर में ब्लैकलोथ साम्राज्य की टुकड़ी को उनके प्रहारों का पूरा सामना करना ही पड़ता। लेकिन अब जब ब्लैकलोथ साम्राज्य उन्हें रोक नहीं रहा था बल्कि उनके हमलों को सह रहा था और उन्हें नाकाम कर रहा था, तो हालात थोड़े मुश्किल हो जाते। ऐसा लगता है कि ब्लैकलोथ की शाही राजधानी का संरक्षक गठन काफी गहरा है। स्टारलॉर्ड ने मन ही मन संदेश भेजा, 7 गठन शाही राजधानी में प्रवेश करो और अपने सामने मौजूद सभी को ध्वस्त कर दो। हाँ, 7,000 ज्येष्ठ देव और अमर पितृगण मिलकर 1 करोड़ किलोमीटर चौड़े प्रकाश का अर्ध गोलाकार गोला बना रहे थे। वे जोर से नीचे की ओर दबाव डाल रहे थे जिससे विश्व ऊर्जा का एक घना प्रभामंडल निकल रहा था। सच तो ये है कि सभी विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के पास विश्व ऊर्जा होती है। कैओस इमॉर्टल्स ने अपने जिंदन क्षेत्र को आदिम अराजकता में फैला दिया, फिर उससे एक कैओसवर्ल्ड का निर्माण किया। जहां तक विश्व देवताओं का प्रश्न है, उनके शरीर में निहित शक्तिशाली शक्ति एक संपूर्ण कैओसवर्ल्ड की शक्ति के बराबर थी। यही कारण है कि वे भी कैओसवर्ल्ड बनाने में सक्षम थे। जहां तक निंग और उसके अधीनस्थों का प्रश्न है, उनके पास -1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन के कारण विश्व ऊर्जा थी। 1,000 बड़े देवता जो एक संरचना के माध्यम से अपनी ऊर्जा को एक साथ पूरी तरह से मिलाने में सक्षम थे। वे स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के आयाम के साथ विलय करने में सक्षम होंगे और स्थानीय विश्व ऊर्जा की शक्ति से समर्थित होंगे। गड़गड़ाहट। 7,000 ज्येष्ठ देवता और अमर पितृगण अतुलनीय वीरता से नीचे की ओर बढ़ते रहे और अनगिनत अस्त्र शस्त्र लहराते रहे। वे शीघ्र ही कमल के आकार के नगर को ढक रहे काले बादलों पर टूट पड़े। उनकी विश्व ऊर्जा ने काले बादलों को एक ओर धकेल दिया और वे नीचे की ओर गिरते रहे। हमारी 7 टीमें मिलकर काम कर रही हैं। स्टारलॉर्ड की आंखों में हत्या की नीयत साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारी टीमें चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, तुम हमारी 7 शक्तिशाली टीमों को तोड़ नहीं सकते। एक -1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन को तोड़ना पहले से ही बेहद मुश्किल था। उनमें से 7 ने मिलकर। स्टारलॉर्ड का मानना था कि केवल डाउलॉर्ड ही ऐसी ताकत को हराने में सक्षम होगा। ब्लैकलोथ की शाही राजधानी की रक्षा करने वाली संरचनाओं से निपटने के लिए वह 7,000 बड़े देवताओं और पैतृक अमरों पर निर्भर था। पुस्तक 24, अध्याय 40, जी निंग और माइंड लॉर्ड। शाही राजधानी को घेरने वाले प्रतिबंधात्मक मंत्र अब हमारे लिए खतरा नहीं है। अमर एबिसस मुस्कुराया, सहमत। फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड ने सिर हिलाया। सब लोग, हमारे 7,000 ज्येष्ठ देवता और अमर पूर्वज पहले ही युद्ध में उतर चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम भी उनके साथ शामिल हों। ब्लैकलोथ और बाकी 6 शहर के अंदर हैं। मेरे सूक्ष्म प्रकाश से उनका कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ योजना के अनुसार ही हो। उत्कृष्ट। चल दर आक्रमण करना। विश्व देवताओं और अराजकता अमरों की आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। जी निंग, आपके एल्डर गॉड्स का दस्ता अमर ओवरगार्ड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। स्टारलॉर्ड की आवाज निंग के कानों में गूंजी। गड़गड़ाहट। बर्फीले ब्लेडों की एक बड़ी संख्या हवा में उसकी ओर चीख रही थी। विशालकाय निंग अपने हाथों में 2 तलवारें लिए हुए था और बेतहाशा ब्लेडों को काट काट कर अलग कर रहा था। शाही राजधानी की रक्षा करने वाली सभी संरचनाएं और प्रतिबंधात्मक मंत्र सक्रिय हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 7,000 बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों पर हमलों की एक भयंकर झड़ी लग गई। हाँ, स्टारलॉर्ड। निंग ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया, फिर अपना आदेश जारी किया। कैप्टन माउंटेन ईटर, अपने 110 एल्डर गॉड्स का नेतृत्व करके इमोर्टल ओवरगार्ड की रक्षा करें। निंग के अधीन कुल 9 दस्ते थे। एल्डर गॉड माउंटेन ईटर का दस्ता इमोर्टल ओवरगार्ड के सबसे करीब स्थित था। स्वीकार किया गया। माउंटेन ईटर के आदेश के तहत 100 से अधिक एल्डर गॉड्स तुरंत कैओस इमोर्टल ओवरगार्ड के चारों ओर एक रक्षात्मक परिधि में चले गए। मेरे पीछे आओ।
कैओस इमोर्टल ओवरगार्ड एक विशाल संरचना आरेख के ऊपर खड़ा था, जो रंगीन प्रकाश की 4 अलग अलग धाराओं से आच्छादित था और जिनसे एक अद्भुत शक्ति का आभास निकल रहा था। माउंटेन ईटर और उसके 100 साथी सभी उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक मुद्रा में बिखरे हुए थे। जैसे ही रक्षात्मक संरचना और मंत्रों से कोई भी हमला होता, वे तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ जाते। यद्यपि निंग की 1000 बड़े देवताओं की सेना महल के विभिन्न कोनों में बिखरी हुई थी, फिर भी वे एक इकाई में एकजुट रहे। माइनर 1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन जैसी भव्य संरचना को बहुत दूर तक बनाए रखा जा सकता है। अगर वे सभी एक पूरी अराजकता की दुनिया में भी फैल जाएं, तब भी वे इस संरचना को सक्रिय रख पाएंगे। लेकिन जाहिर है, अगर वे इसे उससे भी ज्यादा फैलाते रहे, तो इस संरचना के सक्रिय बने रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। फुश 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 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ 6 दस्तों में बट गए, जिनमें से प्रत्येक को 100 से ज्यादा बड़े देवताओं का संरक्षण प्राप्त था। इन 6 दस्तों ने ब्लैकलोथ साम्राज्य के 6 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों पर हमले शुरू कर दिए। अंततः दोनों अराजकता साम्राज्यों के विश्व स्तरीय विशेषज्ञ आपस में भिड़ने वाले थे। आउलसोआ सुंदर सूक्ष्म वस्त्रधारी स्टारलॉर्ड दूर खड़े ज़ेड आंखों वाले बुजुर्ग की ओर ठंडी निगाहों से देख रहा था। बुजुर्ग की आंखें बंद थीं जब वह एक खजाना निकाल रहा था जो एक अनुष्ठानिक मीनार जैसा दिख रहा था। अनुष्ठानिक मीनार से अनगिनत आत्माओं की चीखें और पुकारें निकल रही थीं। कमजोर लोग जो इस तरह के पाप हथियार से निकलने वाली भयानक चीखें सुनते, मानसिक रूप से टूट सकते थे। फॉगस्टोन का स्टारलॉर्ड अमर आउलसोआ ने अनुष्ठानिक मीनार अपने हाथों में थाम रखी थी और स्टारलॉर्ड और उसके बगल में खड़े काले वस्त्रधारी काले बालों वाले आदमी को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। तुम दोनों मेरे खिलाफ, तुम मेरा बहुत ज्यादा सम्मान करते हो। उल्लू सोआ विश्वदेव ब्लैकमिस्ट ने शांतिपूर्वक कहा, आज तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। ओह, क्या ऐसा है? अमर उल्लूसर ने ठंडी हंसी हंसी, फिर हाथ हिलाए। अचानक कहीं से आकृतियों का एक बड़ा समूह उसके बगल में प्रकट हो गया। वे ठीक 1000 ज्येष्ठ देवता थे और उन सभी से विश्व ऊर्जा की एक जैसी तरंगें निकल रही थीं। एक छोटा 1000 बड़े देवताओं का गठन। स्टारलॉर्ड का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमर आउलसोआ के साथ सचमुच 1000 एल्डर गॉड्स होंगे और साथ ही उसकी अपनी एक छोटी 1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन भी होगी। यह मुश्किल होने वाला था। सभी जानते थे कि ये फॉर्मेशन रक्षात्मक रूप से कितने मजबूत थे। जब उसने विश्व देवता ब्लैकमिस्ट के साथ मिलकर काम किया तो उसने सोचा था कि आउलसोआ से निपटना उनके लिए आसान होगा। इसी तरह अगर उन्हें सिर्फ 1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन से निपटना होता तो भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन दोनों से एक साथ निपटना मुश्किल होने वाला था। अरे, स्टारलॉर्ड ने भौहें चढ़ाईं। उसका सूक्ष्म प्रकाश पूरे शहर में फैल गया था और इस तरह उसने देखा कि एक छोटा 1000 बड़ा देव समूह अचानक देव सम्राट ब्लैकलोथ्स के बगल में प्रकट हो गया था। क्या सचमुच उनके पास 2 हैं? स्टारलॉर्ड आश्चर्यचकित था। सब लोग सावधान रहें। ब्लैकलोथ साम्राज्य के पास 2 माइनर 1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन है। एक गॉड सम्राट ब्लैकलोथ्स की रक्षा कर रहा है, जबकि दूसरा कैओस इमोर्टल ओवलसोआ की रक्षा कर रहा है। स्टारलॉर्ड ने मन ही मन संदेश भेजा। ये कैसे हो सकता है? उनके पास 2 क्यों हैं? क्या हमारे हमले की जानकारी किसी ने उन्हें लीक कर दी थी? असंभव। अगर ये लीक हो जाता तो ब्लैकलोथ साम्राज्य इन संरचनाओं को और अधिक हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाता। उनके पास सिर्फ 2 नहीं होते। अगर कोई रिसाव नहीं था तो इसका मतलब है कि वे हमेशा 2000 बड़े देवताओं को अपने साथ रखते हैं। फॉगस्टोन डोमिनियन की विश्व स्तरीय शक्तियां आपस में मानसिक रूप से बातचीत करने लगीं और अधिक सतर्क और सावधान हो गईं। वे सभी ठीक जानते थे कि ये 2 अतिरिक्त संरचनाएं क्या दर्शाती हैं। ऐसी एक संरचना के लिए लगभग 300 घनों के बराबर अराजकता अमृत की आवश्यकता होती है। ये समझना जरूरी है कि इतने सारे खजाने बेचने के बाद भी निम्न केवल 100 घनों से थोड़ा ज्यादा ही हासिल कर पाया था। ये पहले से ही ज्यादातर विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की कुल संपत्ति के बराबर था। ज्यादा शक्तिशाली विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के पास शायद 500 घनों के बराबर का खजाना हो सकता था, लेकिन उनमें से लगभग कोई भी एक संरचना खरीदने के लिए 300 घनों के बराबर का खजाना बेचने को तैयार नहीं होता। फॉगस्टोन डोमिनियन में इनमें से एक संरचना का स्वामी केवल कैओस इमोर्टल एबिसिस ही था, जिसने कई वर्षों तक आदिम अराजकता में साहसिक कार्य किए थे और वह अथाह शक्तिशाली था। बाकी 8 में से किसी के पास भी इनमें से कोई भी संरचना नहीं थी। फॉगस्टोन डोमिनियन के पास भी इनमें से 3 संरचनाएं थीं, लेकिन वे फॉगस्टोन वंश की थीं, न कि स्वयं फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड की। इस बार उन्होंने डोमिनियन के कई खजानों को बेचकर 3 अतिरिक्त सेट खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। कुल 7 सेट 6 फॉगस्टोन वंश के थे, एक कैओस इमोर्टल एबिसिस से उधार लिया गया था। इससे पता चलता है कि ये संरचनाएं कितनी दुर्लभ और मूल्यवान थीं। लेकिन ब्लैकलोथ साम्राज्य, देव सम्राट ब्लैकलोथ्स ने स्वयं पूरे साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका कोई वंश या समर्थन नहीं था। जहां तक बाकी 5 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की बात है, वे केवल अस्थायी जागीरदार थे और उनमें से कोई भी विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था। तार्किक रूप से उन्हें इतना धनी नहीं होना चाहिए था कि वे इनमें से किसी एक संरचना पर पैसा बर्बाद करें, क्योंकि उनमें से किसी के पास इतने बड़े देवदास भी नहीं होने चाहिए थे। तो ये दोनों संरचनाएं कहां से आईं? किसी भी अन्य विश्व स्तरीय विशेषज्ञ के पास 1000 एल्डर गॉड दास नहीं हैं। केवल देव सम्राट ब्लैकलोथ्स के पास ही इतने सारे हो सकते हैं। हालांकि उसके पास इतने दास नहीं थे, फिर भी उसके पास हजारों बड़े देवताओं वाली एक सेना जरूर थी। ये दोनों संरचनाएं शायद उसी से आई थीं, लेकिन उसने ब्लैकलोथ साम्राज्य को बिना किसी बाहरी मदद के अपने दम पर खड़ा किया था।
वह अकेले इन 2 संरचनाओं का खर्च कैसे उठा सकता था? यही कारण था कि फॉक्सटोन के सभी 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ सतर्क हो गए थे। देव सम्राट ब्लैकलोथ्स अपनी जगह पर खड़े थे। उनके पैरों के नीचे 9 पंखुड़ियों वाला एक विशाल काला कमल था। कमल का फूल धीरे धीरे घूम रहा था और उसकी पंखुड़ियां बाहर की ओर फैल रही थीं। कमल के फूलों की परिधि के पार 1000 बड़े देवता खड़े थे। ब्लैकलोथ्स, ऐसा लगता है कि हम सभी ने तुम्हें कम आंका है। अमर एबिसस, अमर स्काईराम और विश्व देवता गोल्ड क्लाउड वहां हवा में खड़े थे। प्रत्येक के चारों ओर 100 एल्डर देवता थे जो उन्हें दुश्मन के रक्षात्मक मंत्रों को रोकने में मदद कर रहे थे। फॉक्सटोन डोमिनियन में कुल 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे। उनमें से 3 को देव सम्राट ब्लैकलोथ से निपटने के लिए भेजा गया था। 2 लोग अमर उल्लूसर से निपट रहे थे। बाकी सभी एक तरफा लड़ाई में लड़ रहे थे। उनका लक्ष्य जीतना नहीं था, बस अपने दुश्मनों को बांध कर रखना था। चूंकि तुमने मेरे इलाके में आने का फैसला कर लिया है, तो तुम फिर कभी नहीं जाओगे। देव सम्राट ब्लैकलोथ्स ने शांत नजरों से उन्हें घूरा। हमला करो, हमला करो। उसके चारों ओर खड़े हजारों बड़े देवता क्रोध से चिल्लाते हुए आगे बढ़े। निम्न को पूरे शहर में 6 विशाल आघात तरंगें उठती हुई महसूस हो रही थीं। ये आघात तरंगें 6 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के विरुद्ध युद्ध से आ रही थीं। सौभाग्य से ये जगह ब्लैकलोथ्स की शाही राजधानी थी, और सौभाग्य से फॉक्सटोन का सूक्ष्म प्रकाश इस क्षेत्र में स्पेसटाइम की लहरों को दबा रहा था। अन्यथा इस पैमाने और स्तर पर लड़ाई से संपूर्ण अराजकता की दुनिया बहुत पहले ही बिखर गई होती। हमारे लिए चीजें बहुत आसान हैं। निंग और 7000 बड़े देवताओं को केवल रक्षात्मक दुश्मन मंत्र और संरचनाओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना था। गड़गड़ाहट, बैंगनी सुनहरी आग की एक धारा सीधे निंग की ओर बढ़ी। निंग ने अपनी तलवार से वार किया, जिससे वज्र अग्नि की धारा तुरंत टूट गई। हमले की 99% शक्ति उनकी रक्षा कर रहे अदृश्य आयाम द्वारा अवशोषित कर ली गई, जबकि शेष 1% को हजारों बड़े देवताओं ने संयुक्त रूप से नियंत्रित किया। फुस, निंग सीधे आगे बढ़ा। पूरी संरचना का केंद्र होने के नाते उसे शहर के भीतर ही रहना था। जब तक वह ऐसा करता, संरचना ठीक रहती। अन्य बड़े देवताओं को अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त किया गया था, लेकिन उसे मुख्य होने के नाते कोई विशिष्ट कार्य नहीं दिया गया था। स्टारलॉर्ड सचमुच प्रभावशाली है। निंग एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, रक्षात्मक मंत्रों और संरचनाओं की शक्ति को दबाते हुए विभिन्न विश्व स्तरीय विशेषज्ञों पर भी नजर रख रहा था। उनमें से 2 पर नजर रखने के बाद वह स्टारलॉर्ड के साथ चल रहे युद्ध को देखने के लिए मुड़ा। स्टारलॉर्ड एक बेहद चमकदार आकृति थी। उसके चारों ओर से आकाशीय प्रकाश की अनगिनत धाराएं फैल रही थीं, मानो वह उनका सम्राट और सम्राट हो। अकेले ही वह अमर आउलसोअर और हजारों ज्येष्ठ देवताओं की सेना को बांधने में सक्षम था। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट भी मदद कर रहा था, लेकिन मीनारधारी अमर आउलसोअर और ज्येष्ठ देवताओं की उसकी सेना अभी भी उनके हमलों का प्रतिरोध करने में सक्षम थी। आखिरकार ये सेनाएं रक्षा के लिए ही थीं। निंग अचानक स्तब्ध रह गया। उसने अभी अभी उन हजारों बड़े देवताओं के बीच एक भूरे वस्त्रधारी काले बालों वाले बूढ़े आदमी को देखा था, और उस आदमी ने निंग को भी देखा था। जैसे ही उनकी निगाहें हवा में मिलीं, चिंगारियां उड़ने लगीं। बूढ़े युआन, निंग को बहुत पहले माइंड लॉर्ड के बारे में एक विस्तृत खुफिया रिपोर्ट मिली थी, जिसमें उसके हुलिये की जानकारी भी शामिल थी। वह उस आदमी को एक ही नजर में पहचान गया, और जिस तरह से उस आदमी ने निंग को देखा, उससे निंग को पूरा यकीन हो गया कि वह जरूर बूढ़ा युआन ही था। जी निंग, जब माइंड लॉर्ड ने फॉक्सटोन के बड़े देवताओं की कतारों के बीच उस दूर धुंधली आकृति को देखा, तो वह बुरी तरह डर गया।